हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब कुछ बच्चों का पेपर हो चुका है 28 और 29 में, बाकियों का आगे है। अभी बीच में गैप है तो प्रैक्टिस करिए। जो भी टॉपिक 28 और 29 में आए हैं वो सारे मैंने रखे हैं, क्योंकि एसएसटी और साइंस का पेपर टफ बताया है बच्चों ने जो पेपर दे के आए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अगर एक साथ करते हैं तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो भी हमारी थ्योरी होती है। तो हम आज करेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो जितने भी पेडागोजी का कंटेंट है सारी थ्योरी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप सारे क्वेश्चंस देखते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाकी मैंने साइंस की मैराथन कराई हुई है, साइंस का वन शॉट रिवीजन भी कराया है। अगर आप उसे भी पूरा देख लेते हैं तो आपके 10 में से 8 से 9 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो अच्छे से उसे देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं, 50+ क्वेश्चन मैंने रखे हैं और पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेशन में एंड तक बने रहिए और शेयर भी कर दिया करें सेशन को। ठीक है, तो बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडेप्टिंग द साइंस करिकुलम एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट एंश्योर्स इट्स, यानी छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान पाठ्यक्रम को अपनाना सुनिश्चित करता है। तो वैलिडिटी तो मैंने स्पेशली अलग से भी करवाई है, क्योंकि वैलिडिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। ठीक है, और वैलिडिटी बहुत इजी है, और अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वैलिडिटी मैंने अलग से भी कराई है और मैराथन में भी कराई है। मैराथन को काट काट के भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब ने इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए ऑप्शन है कंटेंट वैलिडिटी, बी ऑप्शन है हिस्टोरिकल वैलिडिटी, सी ऑप्शन है कॉग्निटिव वैलिडिटी, डी ऑप्शन है एनवायरमेंटल वैलिडिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सामग्री सत्यापन, ऐतिहासिक संज्ञानात्मक, या फिर पर्यावरण सत्यापन। भाई क्या है साइंस करिकुलम? क्या है, बच्चों को अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनके स्तर के अनुसार होना चाहिए, उनके एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इधर लिख देती हूँ, उनके उम्र उपयुक्त होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट हो, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, और उनके कॉग्निटिव रीच के अंदर हो, कॉग्निटिव रीच के अंदर हो, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर हो, उनके उम्र उपयुक्त हो। तो वो कौन सी वैलिडिटी होती है? वो होती है कॉग्निटिव वैलिडिटी। कौन सी होती है? कॉग्निटिव वैलिडिटी, यानी संज्ञानात्मक वैधता। यानी जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनके उम्र उपयुक्त होना चाहिए, यानी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और विद इन द कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, यानी जितना बच्चा समझ सके उतना ही बच्चे को पढ़ाना है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके स्तर के अनुसार। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ए ऑप्शन है जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स मेकिंग गर्ल्स एज गुड एज बॉयज इन साइंस, यानी जेंडर इक्विटी का मतलब ये होता है विज्ञान में लैंगिक समानता का अर्थ लड़कियों को विज्ञान में लड़कों जितना अच्छा बनाना। ये होता है जेंडर इक्विटी का, कि लड़कियों को पुश करें कि भाई तुम भी लड़कों के जितना कर सकती हो। ये होती है जेंडर इक्विटी। या फिर बी ऑप्शन है जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, यानी विज्ञान में लिंग समानता लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए निहित है, यानी दोनों के लिए बराबर है, कि भाई लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, लड़के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे जेंडर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साइंस तो सभी के लिए है, मैथ सभी के लिए, सब पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, है ना। सी ऑप्शन है जेंडर इक्विटी इन साइंस एम्स एट मेकिंग साइंस मोर अट्रैक्टिव टू गर्ल्स, यानी विज्ञान में लैंगिक समानता का उद्देश्य विज्ञान को लड़कियों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है, यानी लड़कियों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो। डी ऑप्शन है जेंडर इक्विटी इन साइंस एम्स एट क्रिएटिंग मोर सिंगल सेक्स स्कूल्स, यानी विज्ञान में लैंगिक समानता का उद्देश्य अधिक एकल सेक्स स्कूलों का निर्माण करें, यानी एक ही सेक्स का स्कूल बनाए कि भाई गर्ल्स का अलग हो गया और लड़कों का अलग हो गया, बॉयज का अलग हो गया। तो ये होता है जेंडर इक्विटी। तो ये तो होता नहीं है कि भाई लड़कियों का अलग स्कूल बना दे, लड़कों का अलग बना दे, तो ये जेंडर इक्विटी थोड़ी ना हुई, ये तो पक्षपात हो गया। सी है कि जेंडर इक्विटी इन साइंस एम्स एट मेकिंग साइंस, कि लड़कियों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो साइंस।
तो ये भी पक्षपाती है, गलत है। देखो हमें किसी भी जेंडर को प्रेफरेंस नहीं देनी है, दोनों को बराबर मानना है, वो होता है जेंडर इक्विटी इक्वलिटी, ठीक है, दोनों को बराबर मानना। इसमें क्या है कि लड़कियों को पुश आउट करें कि साइंस लें, वो साइंस में अच्छा करें, तो इसमें लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन बी ऑप्शन ठीक है कि जेंडर इक्विटी का मतलब है कि दोनों के लिए बराबर हो, गर्ल्स और बॉयज के लिए निहित हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी मुक्त अंत वाला प्रश्न बताना है, कौन सा एक बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, निम्न में से कौन सा ओपन एंडेड प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन है, डू यू थिंक दैट द रूट ऑफ अ नीम ट्री इज एडिबल, यानी क्या आप सोचते हैं कि नीम के पेड़ की जड़ खाने योग्य होती है। तो भाई इसमें तो बच्चे को इतना ज्यादा, ये ओपन एंडेड तो हो नहीं सकता, इसका यस नो में भी जवाब हो सकता है, वन वर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्प्राउटेड सीड्स, यानी अंकुरित जो बीज होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, तो बच्चे को सोचना पड़ेगा भाई क्या क्या गुण होते हैं। सी ऑप्शन, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट इज बोथ अ कार्निवोर एंड अ हर्बिवोर, यानी एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, तो ये वन वर्ड का आंसर है, इसे भी बता देगा बच्चा। Which of the given food items are derived from animals, दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जानवरों से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, इसका भी लिमिटेड आंसर है, इसका भी है, इसका भी। लेकिन इसमें बच्चा क्या है, इसमें बच्चा सोचेगा कि जो चने के दाने हैं, जैसे कोई भी क्या है अंकुरित जो बीज होते हैं, वो उनके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है, तो बच्चे को क्या है ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा वो एक्सप्लेन कर सकता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वही तो होते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सके और अलग अलग पर्सपेक्टिव में दे सके, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर रेनिल आस्क, हिंदी में भी ये क्वेश्चन आगे, मिस्टर रेनिल आस्क हिज स्टूडेंट टू रिसर्च एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द टॉपिक एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी मिस्टर रेनिल अपने बच्चों को क्या कह रही है कि रिसर्च करो और एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो, किसके ऊपर, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। If at some point of his lesson he wanted to use the submitted assignment as learning, यानी क्या इससे क्या पॉइंट आउट करेगी वो, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सेल्फ असेसमेंट देखेगी बच्चों का। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का ही आकलन करना। What would be the most relevant question for him to ask, यानी सबसे ज्यादा रेलिवेंट कौन सा है, किसके रिगार्डिंग में, असेसमेंट एज लर्निंग के, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पता चल रहा है कि बच्चा क्या है खुद का ही आकलन कर रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है, हाउ डिड यू डिसाइड विच एस्पेक्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टू इंक्लूड इन योर नोट, यानी तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि एरोबिक और एनारोबिक में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं या फिर कर रहे हो। बी ऑप्शन है, यानी बच्चे को कह रही है कि तुमने जैसे कुछ भी पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए, तो सामने वाला पूछ रहा है कि तुमने किस वजह से इंक्लूड करे, तो मैं खुद का ही तो असेसमेंट करूंगी। बी ऑप्शन है, व्हाट अदर सोर्सेज ऑफ रिसर्च कुड यू यूज टू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि क्या सोर्सेज, क्या रिसर्च तुम यूज करोगे अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। हाउ डज प्रेजेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन इम्पैक्ट द फेनोमेनन ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डी ऑप्शन है, व्हाई डू यू थिंक एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आर बोथ इंपॉर्टेंट इन नेचर। हिंदी में पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है, आपने अपने नोट में एरोबिक और एनारोबिक श्वसन के किन पहलुओं को शामिल करने का निर्णय कैसे किया, ठीक है। बी ऑप्शन है, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए आप अनुसंधान के किन अन्य स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि बच्चा बताएगा कर सकते हैं नहीं कर सकते, किसका करेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति या कमी विभिन्न जीवों में श्वसन की घटना को कैसे प्रभावित करती है, क्वेश्चन पूछ रही है। तो टीचर आप क्यों सोचते हैं कि वाह्य और अवाह्य श्वसन प्रकृति में महत्वपूर्ण है, तो बताइए कौन सा इसमें से लग रहा है जिसमें आकलन खुद हो रहा है। भाई ए ऑप्शन को देखिए क्या है, मतलब जो भी बच्चे ने नोट तैयार किए हैं तो टीचर उससे पूछ रही है कि तुमने कैसे निर्णय लिया कि ये पॉइंट इसमें लिखने हैं, तो उसमें हो रहा है ना बच्चे का आकलन, क्योंकि बच्चे ने खुद से नोट किए हैं वो, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा असेसमेंट एज लर्निंग के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर महेश
taught the concept of factors affecting combustion. Which one of the following is the best example of an authentic task to assess student on their understanding of factors affecting combustion? यानी क्या है, महेश कुछ पढ़ा रहा है, कंसेप्ट पढ़ा रहा है किसका, कंबशन का, कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंबशन को, तो कौन सा इनमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी ऑथेंटिक टास्क यानी प्रमाणिक सत्यता, टू एसेस स्टूडेंट ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंबशन, यानी कौन सा एक तरीका है बच्चों को आकलन करने का, उनकी समझ विकसित करने का कि कौन कौन से फैक्टर कंबशन को अफेक्ट करते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ए ऑप्शन है डिजाइन एन अलार्म सिस्टम विच कैन सेट ऑफ बिफोर अ सब्सटेंस रीचेज द इग्निशन टेम्परेचर, कि कोई भी अलार्म सिस्टम डिजाइन करें और उसे क्या है सेट करें जब तक कि वो आग तक पहुंचे, टेम्परेचर तक पहुंचे। बी ऑप्शन है डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड एयर अफेक्ट कंबशन, कि ये डिस्क्राइब करें कि वाटर और एयर कैसे अफेक्ट करते हैं कंबशन को, ज्वलनशील को। सी ऑप्शन है लिस्ट द सब्सटेंस अराउंड यू दैट आर इनफ्लेमेबल इन नेचर, यानी क्या है कुछ सब्सटेंस की लिस्ट बनाइए जो कि इनफ्लेमेबल है, जिनका नेचर क्या है, ज्वलनशील है। डी ऑप्शन है क्रिएट अ फायर एक्सटिंग्यूशर यूजिंग कॉमनली अवेलेबल आइटम्स, यानी क्या है ऐसे क्रिएट करें फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी जो जल सकते हैं, जो कि कॉमनली अवेलेबल हो सके हमारे आसपास, हमारे घर में कोई भी जो भी हम अपने घर में सामान यूज करते हैं। तो बताइए कौन सा एक बेस्ट एग्जांपल है। भाई ऑथेंटिक टास्क होता है प्रमाणित यानी सत्यता, एक तरह से रियल लाइफ से जो हमारे संदर्भ में होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी देख लीजिए, एक अलार्म सिस्टम डिजाइन करें जो किसी पदार्थ के इग्निशन तापमान तक पहुंचने के लिए पहले सेट हो सके। बी ऑप्शन है वर्णन करें कि पानी और हवा दहन को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने आसपास के उन पदार्थों की सूची बनाइए जो प्रकृति में ज्वलनशील हैं, या आमतौर पर उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करके एक आग बुझाने वाला यंत्र बनाइए। तो सबसे बढ़िया जो है ये ऑप्शन है कि अपने आसपास ऐसी वस्तु देखनी है जो आग बुझाने वाला यंत्र हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग aligns the most with the inquiry based approach to teaching and learning of science, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के शिक्षण और सीखने के लिए पूछताछ आधारित दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक मेल खाता है। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ए ऑप्शन है स्टूडेंट कैरिंग आउट द एक्टिविटीज एज प्रेस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित गतिविधियों को करने वाले छात्र, यानी जो टेक्स्ट बुक में दी गई एक्टिविटीज। बी ऑप्शन है स्टूडेंट सीटिंग इन ग्रुप्स एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टुगेदर। भाई इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देना है, कौन सा एक तरीका है साइंस को पढ़ाने का जिसमें इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा मिलेगा, कि क्या है विद्यार्थी समूह में बैठे और एक साथ जांच की योजना बना रहे हैं। सी ऑप्शन है टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल थ्रू टॉयज, यानी टीचर क्या है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल, किसकी हेल्प से, खिलौनों की हेल्प से। डी ऑप्शन है टीचर असाइनिंग इनोवेटिव एक्टिविटीज एज होमवर्क टू स्टूडेंट, कि टीचर क्या है कोई भी एक्टिविटी करा रहा है, कैसी इनोवेटिव, लेकिन कैसे, किसके माध्यम से, होमवर्क के माध्यम से, होमवर्क डिजाइन कर रहा है बच्चों के लिए। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है बच्चों को होमवर्क के रूप में दे रहा है, कि छात्रों को होमवर्क के रूप में अभिनव गतिविधियों को असाइन करने वाला शिक्षक। तो होमवर्क कोई बेस्ट ऑप्शन तो होना नहीं है कि बच्चों को होमवर्क के द्वारा कुछ करा रहे हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है खुद ही टीचर। देखो सबसे अच्छा है वो जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हो, सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव दिख रहा है बी ऑप्शन में, कि बच्चे क्या है ग्रुप में बैठे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, यानी आपस में डिस्कशन भी करेंगे, इंक्वायरी अप्रोच भी होगी, पूछेंगे भी, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उनकी थिंकिंग भी डेवलप होगी, ठीक है। और क्या कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टीचिंग साइंस थ्रू डिस्कवरी, यानी खोज के माध्यम से विज्ञान पढ़ाना क्या है। ए ऑप्शन है फोकस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, सीखने के उत्पाद पर केंद्रित, यानी प्रोडक्ट लर्निंग होता है कि सीधा बुक से याद कर लेना या फिर रटा रटाया कुछ भी फॉर्मल वे से।
बी ऑप्शन है फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मतलब है कुछ भी रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं या कंटेक्स्ट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी टीचर के अकॉर्डिंग बस टीचर ही पढ़ा रहा है, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं। या फिर मेमोरी बेस्ड अप्रोच की रट के याद करना, स्मृति आधारित दृष्टिकोण हो। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई मेमोरी बेस्ड भी अच्छा नहीं है, ना ही टीचर सेंटर्ड अच्छा है, ना ही प्रोडक्ट लर्निंग अच्छी होती है। प्रोडक्ट लर्निंग तो किसी भी ऑप्शन में आए तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट तो ये है जैसे कि बुक है, ये हमारी प्रोडक्ट है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से कुछ भी पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं, वो एक क्या है, प्रोडक्ट। प्रोसेस होता है एक तरीके से काम करना, एनवायरमेंट से लिंक करना, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट है एक प्रक्रिया से। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस फेयर इन स्कूल, यानी कौन सा एक उद्देश्य है साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने का स्कूल में। बताइए विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उद्देश्य है। ए ऑप्शन है गेटिंग अ गुड पब्लिसिटी फॉर द स्कूल इन सोसाइटी, यानी समाज में स्कूल के लिए एक अच्छा प्रचार प्राप्त करना कि भाई देखो उस वाले स्कूल में तो क्या है, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, कि पब्लिसिटी होगी स्कूल की, बच्चे ज्यादा होंगे, ठीक है, प्रचार होगा। बी ऑप्शन इंक्रीजिंग द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन साइंस, कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, कि ये उद्देश्य होना चाहिए। सी ऑप्शन है हेल्पिंग द स्टूडेंट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल की मदद करना। डी ऑप्शन है डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, कि बच्चों में क्या है, कंपटीशन की फीलिंग डेवलप करें, एक दूसरे से कंपीट करें बच्चे, तो इसलिए साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। भाई ये कोई तरीका नहीं होता है कि कंपटीशन करा रहे हैं बच्चों के बीच में, या फिर हेल्प हो रही है स्कूल की बेसिक नीड पूरी हो जाएंगी, कोई नेता आके पैसे दे देगा, या फिर स्कूल की पब्लिसिटी हो जाएगी। ये तो गलत है ना ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा अच्छा है कि हम साइंस फेयर हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं कि सभी बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हो, सभी की रुचि होनी चाहिए, सभी का इंटरेस्ट होना चाहिए। जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे का उतना ही बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व करेगा, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बताइएगा मिस्टर अश्विन wants his स्टूडेंट टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग। अश्विन क्या अपने बच्चों में डेवलप करना चाहता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग होता है मतलब रूल टू एग्जाम्पल जाना, ठीक है। while टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कंसेप्ट पढ़ा रहा है सेल्स का अलग अलग तरह की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज, कौन सी एक गतिविधि सबसे ज्यादा बेस्ट है इसमें। ए ऑप्शन है asking student to observe various plant and animal cells under a microscope and derive the typical features of each type, यानी क्या है, बच्चे पहले ऑब्जर्व करें फिर उसके टिपिकल फीचर्स लिखें कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। बी ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल टू स्टूडेंट एंड देन आस्क देम टू आइडेंटिफाई अ गिवन सेल एज एन एनिमल और प्लांट, यानी पहले क्या है, पहले फीचर एक्सप्लेन करें, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट सेल के, फिर क्या है, फिर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्लांट सेल है कौन सी एनिमल सेल है। सी ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन फीचर्स बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कि बच्चों से पूछे कि क्या क्या डिफरेंस होता है इनके फीचर्स के बीच में। सी ऑप्शन है आस्किंग शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, कि बच्चों को माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल दिखाएं और क्या है उनसे लिस्ट बनाने के लिए कहें कुछ भी एनिमल्स की। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई डिडक्टिव रीजनिंग होता है कि पहले क्या है, कुछ भी फीचर्स एक्सप्लेन करना फिर उसके बाद उसे शो करना, ऑब्जर्व करना बाद में, ठीक है, यानी रूल टू एग्जाम्पल होता है ना डिडक्टिव। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा क्योंकि बी ऑप्शन में यही कहा जा रहा है कि पहले क्या है उसके फीचर्स एक्सप्लेन करें एनिमल्स और प्लांट सेल के, फिर बाद में आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एनिमल सेल है और कौन सी प्लांट सेल है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है ये है इंडक्टिव रीजनिंग के, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बताइए assertion gender plays an important role in achievement in science, यानी जेंडर क्या है,
भाई हम साइंस में कुछ भी अचीव कर रहे हैं तो वो उसमें क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेंडर है, ऐसा असर्शन में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ। रीजन क्या है, कारण द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजीज आर डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, गर्ल्स के लिए अलग होती है और बॉयज के लिए अलग होती हैं। तो ये भी भाई जेंडर डिफरेंस ही हो गया यहाँ पे। तो बताइए कौन से ऑप्शन ठीक है, ए करेक्ट है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, या फिर ए करेक्ट है आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, या दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जेंडर ऐसा नहीं है कि कोई रोल प्ले करता है साइंस को अचीव करने में, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या है, गर्ल्स के लिए अलग होती है, बॉयज के लिए अलग होती है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ठीक है भाई, जेंडर से थोड़ी कोई मतलब होता है? तो डी ऑप्शन ठीक है। हिंदी में भी देख लो अगर देखना चाहते हो तो। वैसे हिंदी ये क्वेश्चन अश्विन, अच्छा ये वाले क्वेश्चन की हिंदी यहाँ आ गई है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम, यानी निम्नलिखित में से कौन विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रिया वैधता के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए, प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन है, स्टूडेंट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद द वेज इन विच साइंटिफिक नॉलेज गेट्स कंस्ट्रक्टेड, यानी छात्रों को उन तरीकों से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण होता है, कि बच्चों के अंदर क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करें, ठीक है, इमेजिनेशन डेवलप करें, बच्चे क्या है साइंटिफिकली सोचें। बी ऑप्शन है, स्टूडेंट मस्ट बी मेड फेमिलियर विद द रोल ऑफ वेरियस बॉडीज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस करिकुलम, यानी छात्रों को विज्ञान पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न निकायों की भूमिकाओं से परिचित कराया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है, द स्कूल साइंस करिकुलम मस्ट पास थ्रू अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू बी वैलिड, यानी वैध होने के लिए क्या करें, स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम को चरणों के एक निर्दिष्ट अनुक्रम से गुजरना चाहिए। डी ऑप्शन है, दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर देती हूँ। डी ऑप्शन है, करिकुलम कंटेंट मस्ट बी करेक्टेड एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, यानी कैसा होना चाहिए करिकुलम, पाठ्यचर्या सामग्री सही और त्रुटियों से मुक्त होनी चाहिए। तो क्या मतलब होता है प्रोसेस वैलिडिटी का, बताइए। भाई प्रोसेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि बच्चों को हम अवसर दें कि वो क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग उनके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें वो। तो यही तो मतलब होता है प्रोसेस वैलिडिटी का, कि बच्चे क्या है साइंटिफिकली सोचें, उनकी थिंकिंग डेवलप हो, इमेजिनेशन डेवलप हो, रीजनिंग डेवलप हो, वैज्ञानिक तरीके से सोचें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो उनका। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि छात्रों को उन तरीकों से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। वैलिडिटी से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्रीमेंट विद आवर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में आकलन की हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है। बताइए। ए ऑप्शन है, मेरिट ऑर्डरिंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन, कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों की योग्यता क्रम शुरू की जानी चाहिए, बच्चों की योग्यता देखें कंपटीशन कराने के लिए। बी ऑप्शन है, एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन मोर वेटेज देन इंटरनल असेसमेंट, कि आंतरिक मूल्यांकन की तुलना में वार्षिक परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ये होता है मतलब असेसमेंट का, अगर अपर प्राइमरी स्टेज पे असेसमेंट कर रहे हैं तो। पीरियडिक टेस्ट शुड हैव बोथ अ रिटन एंड एन एक्सपीरियंशियल कंपोनेंट, कि आवधिक परीक्षणों में लिखित और प्रायोगिक दोनों घटक होने चाहिए, कि पीरियडिक टेस्ट होने चाहिए और क्या है दोनों तरह से होने चाहिए, रिटन में भी और एक्सपेरिमेंट भी होने चाहिए। डी ऑप्शन है, ओपन बुक एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट एनकरेज द हार्ट ऑफ कॉपीइंग, कि खुली किताब परीक्षण से बचना चाहिए क्योंकि यह नकल के दिल को प्रोत्साहित करती है। तो बताइए कौन सा एक असेसमेंट का सही तरीका है अपर प्राइमरी स्टेज में। बताइए भाई,
बच्चों में कंपटीशन कराएं, मेरिट लगवाएं बच्चों की, या क्या है एनुअल एग्जामिनेशन को ज्यादा वेटेज देना चाहिए ना कि इंटरनल एग्जामिनेशन को, या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि क्या है इसमें कॉपी करते हैं बच्चे। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये कोई ऑप्शन ठीक नहीं हुए। अगर ज्यादा सूटेबल कोई ऑप्शन है तो वो सी है। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो सी भी गलत है, तो भाई चारों में से एक तो हमें चुनना ही होता है, लेकिन चारों में से बेस्ट ही तो चुनेंगे। वैसे तो हमें टेस्ट बच्चों का नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि भाई अगर तुम असेसमेंट कर ही रहे हो तो पीरियडिक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिटन भी हो और एक्सपीरियंशियल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो। तो ये थोड़ा सा ठीक है कि भाई आंकलन ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम रिटन टेस्ट भी ले रहे हो तो बच्चे का क्या है एक्सपीरियंशियल कंपोनेंट भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स भी होने चाहिए साइंस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइन्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 रिगार्डेड साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के संबंध में एनसीएफ 2005 की सिफारिश के अनुरूप नहीं है, नोट पूछा है। ठीक है, ए ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट शुड बी अवॉइडेड एज दे आर डिफिकल्ट टू कंडक्ट इन दिस स्टेज, यानी क्या है अपर प्राइमरी स्टेज में एक्सपेरिमेंट नहीं करवाए जाने चाहिए क्योंकि ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा एनसीएफ कहता है क्या। बी ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन डाटा कलेक्शन फ्रॉम इजीली अवेलेबल सोर्सेज, यानी बच्चों को क्या है एंगेज करना चाहिए डाटा कलेक्ट करने में जिससे कि वो इजीली उन्हें सोर्सेज मिल सके, ऐसी जगह से डाटा कलेक्ट कर सकें जहां से इजीली कर सकें वो। सी ऑप्शन है देयर शुड बी एन एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रक्रिया कौशल पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन है प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड, स्थानीय विशिष्ट प्रौद्योगिकी के बारे में व्यवहारिक ज्ञान शामिल किया जाना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज भी इन्वॉल्व होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई गलत पूछा है, तो ये तो हमारे सही है कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज भी इन्वॉल्व हो, ज्यादा एम्फेसिस किस पे होना चाहिए प्रोसेस स्किल पे। अगर प्रोडक्ट स्किल होता है यहाँ पे तो गलत हो सकता था, लेकिन किस पे ध्यान दिया जा रहा है प्रोसेस स्किल पे। ठीक है, बी ऑप्शन है कि बच्चों को एंगेज कर रहे हैं कि वो डाटा कलेक्ट करें अपने अवेलेबल सोर्सेज से, यानी अपनी रियल लाइफ से, तो ये भी ठीक है। ए ऑप्शन गलत है कि अपर प्राइमरी में क्या है एक्सपेरिमेंट ही नहीं करवाने चाहिए, क्यों, क्योंकि डिफिकल्ट होता है कंडक्ट कराना, तो ये तो गलत है ना, ऐसा एनसीएफ नहीं कहता। एनसीएफ तो कहता है कि हर स्टेज में बच्चे को उसके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते रहो, कराते रहो एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ए ऑप्शन ठीक है हमारा, यानी नोट पूछा है। ठीक है भाई, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग is not in consonance with the recommendations of NEP 2020 in respect of science pedagogy। कौन सा विज्ञान शिक्षा शास्त्र के संबंध में NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है, गलत पूछा है। ए ऑप्शन है बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टू बी यूज्ड, यानी पाठ्य उपयोग की जाने वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री यूज हो। बी ऑप्शन है एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट टू बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज सीनियर सेकेंडरी, यानी जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी में आए तो सबसे पहले उसे वोकेशनल क्राफ्ट सिखाओ कि भैया तुम्हें जॉब ऐसे लेनी है ना। सी ऑप्शन है करिकुलम टू बी रूटेड इन लोकल कंटेक्स्ट, की स्थानीय संदर्भ में निहित होने के लिए पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि बच्चे के संदर्भ से जुड़ा हो, उसकी जड़ों से जुड़ा हो, यानी उसकी रियल लाइफ से जुड़ा हो, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा रिलेट कर सके। डी ऑप्शन है साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग टू बी एनकरेज, यानी कैसी थिंकिंग को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक टेम्पर और एविडेंस बेस्ड। ठीक है, यानी वैज्ञानिक सोच और साक्ष्य से आधारित सोच को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो भाई बताइए कौन से गलत होगा, यानी नोट पूछ रहा है। ठीक है भाई, एनईपी ये भी कहती है कि बच्चे को क्या है साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होनी चाहिए, थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, लोकल कंटेक्स्ट में हो, संदर्भ में हो। संदर्भ का मतलब है कि बच्चे के रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है। ठीक है,
चलो ये भी ठीक है कि बायलिंगुअल टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छा से यूज होना चाहिए, लेकिन ये गलत है कि जैसे ही सेकेंडरी में आए बच्चा उसे क्या करा है एक्सपीरियंस वोकेशनल क्राफ्ट की, भैया जॉब ले लो, तुम्हें इस तरह से जॉब मिलेगी, तुम्हें इस तरह से पढ़ना है, बस जॉब पे फोकस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। भाई नेचर से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सारे नेचर पढ़ के जाना, सारे नेचर मैंने कराए हुए हैं, नेचर भी कराए हैं, वैलिडिटी भी कराए हैं, सारी चीज कराई हुई है। आप मैराथन जाके देखें, और मैराथन के अगर मैराथन पूरी नहीं देख सकते तो काट काट के देखो जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, ठीक है। भाई कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि सभी को आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि नहीं आते, जो नहीं आ रहे उन्हें काट के देख लो, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए डेली। मैं 7:30 पे डेली क्लास होती है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, और जब एक सब्जेक्ट के हम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही पेपर हमारे कवर हो जाएंगे। और अगर आपने पहले से किए हुए हैं तो रिवीजन हो जाएगा, अगर वहां क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपका ठीक होगा, है ना। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड बेस्ट इलस्ट्रेट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। कौन सा एक सही इनमें से है, किसके परिप्रेक्ष्य में, टेंटेटिव नेचर में। टेंटेटिव नेचर का मतलब होता है चेंज होते रहना, डेवलपमेंट होते रहना। जैसे कि कुछ भी कोई भी मॉडल है या कुछ भी है, पहले जो था उसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो गया, कुछ नई रिसर्च होगी, फिर नया आ गया, यानी न्यू वर्जन आना एक तरह से, है ना। जैसे भाई फोन है, फोन में क्या है, जैसे रेडमी का है 14 आ गया, फिर 15 आ गया, क्या आ रहे हैं तो उनमें अपडेट होके आ रहे हैं ना। फिर अगर 15 आ रहा है तो 14 की वैल्यू खत्म हो गई बिल्कुल, है ना। और जो पीछे वाले हैं 10, 8 वो तो बंद ही हो गए शायद बनने, ठीक है। तो ये क्या है, टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन है, अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स विच दे कम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ्स। यानी टीचर क्या है, बच्चों से कह रहा है कि अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ अलग अलग मटेरियल्स को लेके जो कि तुम्हारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। बी ऑप्शन है, अ टीचर होल्डिंग अ क्लासरूम डिस्कशन about the limitation of various conceptualization of structure of atom like Thomson's plum pudding model, Rutherford's atomic model। यानी टीचर क्या है, क्लासरूम डिस्कशन होल्ड करा रही है जिसमें कि बता रही है लिमिटेशंस कि पहले क्या है, थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, तो उसके सारी लिमिटेशंस बता रही है कि किस वजह से ये नहीं एक्सेप्ट किया गया। सी ऑप्शन है, टीचर ड्रॉइंग अ डायग्राम to explain the structure of atom and also highlighting its various feature। टीचर क्या है, कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रही है और उसे एक्सप्लेन कर रही है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर रही है और हाईलाइट कर रही है उसकी फीचर्स, ठीक है। डी ऑप्शन है, टीचर क्या कर रही है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों से और अल्टरनेटिव कंसेप्शन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। यानी बच्चों से क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे कि उनकी जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं नेचर को लेके वो ठीक हो सके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इतने हिंदी में देख लेते हैं जो हिंदी वाले हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई अस्थायी प्रकृति यानी क्या है, चेंज होती रहती है, कुछ भी नया पहले था उसमें रिसर्च किया गया, फिर नया बन गया, फिर दोबारा कुछ आया उसमें रिसर्च किया गया, फिर अपडेट हो गया, यानी डेवलपमेंट होता जा रहा है। अस्थायी चेंज होता रहता है, टेंटेटिव नेचर का मतलब है चेंज होते रहना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था पहले, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। तो टीचर क्या है इसके बारे में बता रही है, उसकी सारी संरचना बता रही है, उसकी अवधारणाएं बता रही है, उसकी सीमाएं बता रही है कि किस वजह से लिमिटेशन हो गई, किस वजह से दूसरा आ गया, इसमें क्या कमी थी जो दूसरा आया, ठीक है। तो सारी चर्चा टीचर क्लास में कर रही है। तो बी ऑप्शन हमारा बेस्ट है टेंटेटिव नेचर को लेके, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग एक्टिविटी इज डन इन साइंस क्लास, स्टूडेंट्स आर गिवन बैटरीज। यानी कोई एक्टिविटी हो रही है साइंस की क्लास में, ये जो गतिविधि है इसमें क्या है, बच्चों को बैटरीज दी गई हैं, बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स दिए गए हैं और वैरायटी ऑफ मटेरियल जैसे कि पेपर दिए गए हैं, नेल्स, पेपर क्लिप्स, वुड, वाटर, लेमन जूस एंड आस्क टू डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन। यानी कहा गया है कि क्या है, एक्सपेरिमेंट करो और कुछ खोज करो, रिलेशन बताओ किसके बीच में, नेचर ऑफ द मटेरियल यानी मटेरियल का नेचर कैसा है और इलेक्ट्रिक कैसे कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स कैन बी प्रमोटेड इन दिस एक्टिविटी, इस गतिविधि में कौन सा कौशल विकसित किया गया है, किसे बढ़ावा दिया गया है, क्या प्रमोट करना चाह रही है टीचर। ए ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, सॉरी फर्स्ट, सेकंड है क्लासिफिकेशन, थर्ड है मेजरमेंट, फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, 5 है डिफाइनिंग ऑपरेशनली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई जो ऑप्शन ठीक है फिर उन्हें सीरीज में लगाना है, पहले ये देखना है ठीक कौन से हैं, फिर उन्हें सीरीज में लगाना है। भाई डिफाइन तो कुछ कर नहीं रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ना ही यहाँ कुछ मापा जा रहा है, कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है और हाइपोथेसिस लगाया जा रहा है। लेकिन क्या है, पहले बच्चे ऑब्जर्व करेंगे चीज को, क्या है देखेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे, सोचेंगे कि किस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उन चीजों को क्लासिफाई करेंगे कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कराना है तो ये सामान अलग रख लिया, मटेरियल का नेचर बताना है तो ये सामान अलग रख लिया, यानी क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपने दिमाग में क्या है सोचेंगे, हाइपोथेसिस कराएंगे, फिर उसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी फर्स्ट, फोर्थ एंड 2, यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, कहाँ गया ऑप्शन, ये फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी 1, 4, 2 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है 1, 4 एंड 2, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, ठीक है, वैसे मैंने हिंदी में ही समझाया गया है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। भाई क्वेश्चन इस बार बहुत बड़े बड़े आए थे जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और अब की बार भी यही हो रहा है, और इसी वजह से पेपर टफ लगता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ इतने सारे ऑप्शन होते हैं, पहला पढ़ते हैं दूसरे पे, अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है पूरी स्लाइड पे आ नहीं पाता कंप्यूटर की, और स्लाइड जैसे ही स्क्रॉल करी ऊपर का दिमाग से गायब, ये होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए, डेली सेशन में लेती हूँ, डेली एक भी दिन में ऐसा नहीं है कि मैंने गैप लिया हो बीच में, ठीक है, जब से चैनल स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंक्वायरी टीचिंग इन साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में पूछताछ शिक्षण का वर्णन करता नहीं है। नोट पूछा है, इंक्वायरी टीचिंग के लिए कौन सा एक सही नहीं है। ए ऑप्शन है टीचर एनकरेजेस चिल्ड्रन टू इन्वेस्टिगेट देयर ओन आइडियाज, कि बच्चों को क्या है एनकरेज करे टीचर कि तुम अपने आइडियाज खुद इन्वेस्टिगेट करो, अपने आइडियाज को देखो, जांचो, सोचो, अपने विचारों पे विचार करो, जांचो उन्हें। बी ऑप्शन है टीचर एनकरेजेस चिल्ड्रन टू चैलेंज ईच अदर्स कंसेप्चुअलाइजेशन, की क्या है शिक्षक बच्चों को एक दूसरे की अवधारणा को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है, कि एक दूसरे से डिस्कशन करें, चुनौती दे रहे हैं, नेगेटिव वाली चुनौती नहीं है ये। टीचर्स इंसिस्ट एंड डेवलपिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंसेस, यानी शिक्षक क्या है साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष विकसित करने पर जोर देता है। डी ऑप्शन है टीचर प्रोवाइड्स द स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, के यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है टीचर सारे स्टेप बता रहा है कि इस स्टेप ये स्टेप है और ये एक्सपेरिमेंट होना है, यानी पूरा चीज बता के दे रहा है। तो बताइए कौन सी एक इंक्वायरी टीचिंग नहीं है। भाई टीचर एनकरेज कर रहा है बच्चों को कि बच्चे अब जांच पड़ताल करें, तो बच्चे क्वेश्चन भी पूछेंगे जांच करती बार, ठीक है, यानी प्रोत्साहित कर रहा है, उनकी कोई हेल्प ऐसी नहीं कर रहा, ठीक है। टीचर क्या चैलेंज कर रहा है, एक दूसरे के कंसेप्ट को चैलेंज करो आपस में ग्रुप में, तो वहां भी डिस्कशन होगा, इंक्वायरी टीचिंग होगी, ठीक है। टीचर क्या इंसिस्ट कर रहा है डेवलपिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन निकालो। लेकिन यहाँ फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में कि एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा है टीचर उसके सारे स्टेप बता रहा है कि ये स्टेप तुम्हें कंडक्ट करने हैं, तो बच्चे करते जा रहे हैं, इसमें क्या इंक्वायरी टीचिंग होगी, है ना। जब सारा कुछ ही बता दिया तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी गलत पूछा था नोट, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलें, हिंदी में देख लीजिए। भाई इतने बड़े क्वेश्चन एक स्लाइड पे आनी बात है, दूसरी पे रख लेती हूं मैं, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट चिल्ड्रन कम टू द क्लासरूम विद आइडियाज, यानी एक शोध में बताया गया है कि बच्चे क्या हैं जब भी क्लास में आते हैं या स्कूल में जब भी आते हैं तो आइडियाज के साथ आते हैं, यानी उनके दिमाग में विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, साइंस के कंसेप्ट होते हैं विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम साइंस आइडियाज, लेकिन वो क्या है साइंस के आइडियाज से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि भाई वो तो अपने घर परिवार में जैसा देखते हैं वैसे ही आइडियाज उनके माइंड में आ जाते हैं, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज अल्टरनेट कंसेप्ट, यानी जो अल्टरनेट कंसेप्ट है, अलग अलग तरह के जो कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में बने हुए हैं, इनमें से किसकी एक विशेषता नहीं है। दे आर स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। दे आर इजी टू चेंज, ये इजीली चेंज हो सकते हैं जो बच्चों के कंसेप्ट हैं। सी ऑप्शन है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वेबल फिनोमेनन, यानी किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे सीखते हैं बच्चे, ऑब्जर्व करते हैं तभी तो वो सीखते हैं कि अपने घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे ट्रेंड टू फॉलो सिमिलर पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, किसे फॉलो करते हैं, सिमिलर पैटर्न को, विकास के। भाई सबके साथ ही होता है ऐसा, लेकिन क्या है देखो, अब जैसे बच्चे ने देखा कि मैडम कह रही है कि लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ा रही है बच्चों को, कह रही है कि नॉन लिविंग चीजें क्या है, ना मूव कर सकती हैं, ना कुछ खा सकती हैं, ना पी सकती हैं। सिंपली बच्चों को जैसे प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, या पर प्राइमरी में भी इतने बड़े कहाँ होते हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है नहीं मैडम पीते हैं, मैंने तो शिव जी को देखा है, शिवलिंग को दूध पीते हुए देखा है, नंदी दूध पीता है, हमारे घर पे बता रही थी, मम्मी ने बताया था, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये क्या है, इजीली चेंज नहीं हो सकते। भाई जो बच्चों के दिमाग में गलत कंसेप्ट बन गए हैं, इतनी जल्दी चेंज हो जाएंगे क्या, वो मानेगा ही नहीं मैडम की, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ये इजीली चेंज नहीं हो सकते, स्टेबल होते हैं, और क्या है, ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, बड़े आदमी फॉलो कर सकते हैं इन्हें। और ये कैसे आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गया, चलो अपने घर को वापस। तो साइंस इन्हें मानता है क्या, नहीं मानता। तो बच्चों के दिमाग में ऐसे कंसेप्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उन्हें बदलना आसान है, ये गलत है, ठीक है। उन्हें बदलना आसान नहीं, इतनी जल्दी नहीं बदले जा सकते। क्वेश्चन नंबर 19, अ स्टूडेंट पुट्स रेड लिटमस पेपर इनटू सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी, यानी टीचर क्या, सॉरी स्टूडेंट, बच्चे क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि रेड लिटमस ब्लू हो जाता है जब उसे सॉल्यूशन में डाला जाता है। किस सॉल्यूशन में, सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन में। क्योंकि सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि उसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। थर्ड है रेड लिटमस टर्न ब्लू इन बेस, रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है जब बेस में डाला जाता है। तो ये क्या है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, बुझा चूना क्षारीय प्रकृति का होता है। थर्ड ऑप्शन है लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है, ठीक है। तो छात्र क्या है, एक छात्र बुझे हुए चूने के घोल में लाल लिटमस पेपर डालती है और अपनी कॉपी में निम्नलिखित कथन लिखती है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फ्लुएंस है, तो यही आपको बताना है। बताइए भाई, रेड लिटमस टर्न ब्लू, हमने देखा, आपने देखा, ऑब्जर्व करा कि क्या है, रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो गया, जो लिटमस पेपर उसमें डुबोया, जो भी सॉल्यूशन था, ठीक है। फिर दोबारा देखा कि रेड लिटमस टर्न ब्लू इन बेस, ठीक है, कि ये भी ऑब्जर्व करा कि बेस में डाला तो भी ब्लू होगा। लेकिन फिर इन्फ्लुएंस आया, यानी अपने दिमाग में क्या है, अनुमान लगाया, अपने दिमाग में सोचा कि किस लिए होता है, क्योंकि सिलेक्ट लाइम का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये क्या था, इन्फ्लुएंस था। और फर्स्ट और थर्ड हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ये तो हम देख रहे हैं कि बस सामने हो रहा है, प्रत्यक्ष है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि फर्स्ट एंड थर्ड तो ऑब्जर्वेशन है और सेकंड जो है इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी कंसिडर्ड एज ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी मुक्त अंत वाला, जिसका अंत बिल्कुल मुक्त है कि कितना भी ज्यादा लिख लो डिटेल में, बिल्कुल ठीक है, सिंपल भाषा में बता रही हूँ। फर्स्ट है व्हाई पोटैटो इज ए स्टेम, कि पोटैटो स्टेम क्यों है। भाई बच्चा तो बता सकता है कि पोटैटो स्टेम क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, बर्ड्स निकली होती हैं, वो उनकी आंखें होती हैं, कुछ भी बता देगा बच्चा, है ना। What happens to time period of simple pendulum if length is double, कि टाइम क्या होगा सिंपल पेंडुलम का अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेम ऑफ अ रोज प्लांट एंड तुलसी प्लांट, की तुलसी प्लांट और रोज प्लांट की जो स्टेम है, जो तना है, उसमें क्या फर्क है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑन अर्थ आर एग्जॉस्टेड, यानी क्या हो अगर हमारी पृथ्वी पर जितने भी पेट्रोलियम की खान है, ये पेट्रोल जहां से आता है, सब अगर खत्म हो जाए, पेट्रोल रहे ना धरती पे, तो क्या होगा। तो भाई कितना सोचना पड़ेगा इसके लिए, तो है ना। तो भाई ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होगा, फोर्थ ही तो होगा कि अगर हमारे पेट्रोल ही ना रहे हमारी पृथ्वी पे तो कैसे काम चलेगा। बच्चा तो सोच, बच्चा क्या बड़े भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या होगा भाई, है ना। फिर दोबारा से जीवन आएगा धरती पे, फिर एंसेस्टर्स आएंगे, फिर उनके जो है, उनके जो उनके अंश बच जाते हैं, फिर वो धरती में जाएंगे, फिर तेल बने, बहुत ज्यादा, मतलब ओपन एंडेड आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है।
तो डी ऑप्शन में दिया गया है ओनली 4। हिंदी में भी देख लो भैया, क्या होगा यदि पृथ्वी पर मौजूद सभी पेट्रोलियम भंडार समाप्त हो जाएं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन है, ओपन एंडेड यानी जिसपे ज्यादा एक्सप्लेन कर सके और ज्यादा से ज्यादा सोच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। क्रिएटिविटी इन साइंस कैन बी असेस्ड बाय, यानी क्रिएटिविटी को कैसे असेस किया जा सकता है विज्ञान में। विज्ञान में रचनात्मकता का सबसे अच्छा मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? ओलंपियाड्स के द्वारा, खेलों के द्वारा, एग्जीबिशंस के द्वारा कि एग्जीबिशन कराएं, प्रदर्शन कराएं, साइंस म्यूजियम मतलब कुछ भी साइंस की क्विज़ वगैरह कराएं, एनुअल एग्जाम से कि फाइनल एग्जाम ले लो, या फिर स्लोगन कंपटीशन से कि स्लोगन दे दो बच्चों को, उसका कंपटीशन कराओ। तो बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। स्लोगन कंपटीशन से कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बच्चा टीप के लिए आएगा। ठीक है ना, ओलंपियाड में कोई क्रिएटिविटी आएगी, एनुअल एग्जाम तो ये सबसे बेकार है, सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जीबिशन कराओ बच्चों का, क्विज़ कराओ, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। ठीक है, प्रोजेक्ट बना के लेके आएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई, साइंस एग्जीबिशन कराएंगे तो बच्चे क्या है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी, डिस्कशन भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है? A science teacher should use differentiated assessment strategies in an inclusive classroom। यानी इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी कक्षा में क्या करना चाहिए, टीचर को अलग अलग असेसमेंट यूज करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि सभी को एक तरह से ही आकलन करे, सभी का एक तरह से आकलन, एक तरह से आके सबको। भाई ऐसे तो किसी का नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हैंडीकैप्ड हैं, कोई मेंटली किसी को प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है, कोई देख नहीं सकता, किसी को डिसलेक्सिया है, किसी को कुछ है, तो एक जैसे असेसमेंट तो हो नहीं सकता। तो ये तो अच्छी बात है कि डिफरेंशिएटेड असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, R1 क्या है रीजन कि yes it gives opportunities to all students to express their understanding of concept as per their abilities। हाँ, ये मौका देता है बच्चों को उनकी समझ एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कि उनके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है भाई, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, भाई हर किसी की एबिलिटी एक जैसी तो होती नहीं है, लेकिन बच्चा क्या है, बच्चों को मौका मिलता है कि अपने एक्सप्रेस कर सके कि मुझे इतना आया है ना। रीजन क्या है, एक और रीजन दे दिया इन्होंने कि नो एज इट गिव्स राइज टू इश्यूज ऑफ पैरिटी एंड सब्जेक्टिविटी, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से तो क्या है, बच्चों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि हाँ इसका आकलन तो ऐसे हो रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है। भाई इंटेलिजेंट बच्चे को हैंडीकैप्ड बच्चे से थोड़ी कंपेयर कर देंगे, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, तो ये तो हमारा रीजन हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन ठीक है, यानी असर्शन ए ठीक है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए इज करेक्ट एंड R1 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, ऑप्शन तो आपको पता चली गया है। भाई ए तो हमारा करेक्ट है और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हिंदी में यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, which of the following is an example of questions to assess divergent thinking in learners on the topic of fossil fuels। जीवाश्म ईंधन के विषय में विद्यार्थी में अलग अलग सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? डाइवर्जेंट थिंकिंग बताइए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को एसेस करने के लिए कौन सा एक बढ़िया तरीका है? राइट 5 एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन की तुलना में सौर ऊर्जा के 5 लाभ लिखिए। या फिर बी ऑप्शन है, लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोयल, कि कोयल जैसे कोयला निर्माण होता है उसमें क्या है, जो भी चरण शामिल है उसकी सूची बनाइए। सी ऑप्शन है कि कोई डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए, किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, पेट्रोलियम का। डी ऑप्शन है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फिनिश्ड अप, यानी क्या होगा यदि सभी पेट्रोलियम भंडार समाप्त हो जाएं। देखो क्वेश्चन को किस तरह से बदलता है इस बार भी। देखो अब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस को समझिए। ये मैंने शिफ्ट वाइज क्वेश्चन रखे हैं भाई, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बहुत सारे पेपर लिए हैं इसमें। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ओपन एंडेड क्वेश्चन लिख दिया था और ऑप्शन बदल के दे दिए थे, लेकिन आंसर इसका भी सेम है और उसका भी सेम है। ठीक है, तो क्या है, टीचर ऐसे एग्जामिनर ऐसे ही करता है और ऐसे ही करेगा इस बार भी। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि बच्चे की इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग भी लगेगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी यही है कि अगर धरती पे से पेट्रोल ही खत्म हो जाए, पेट्रोल के सारे भंडार समाप्त हो जाएं तो क्या होगा,
है ना, तो बच्चा क्या है अलग अलग सोच पाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसलिए तो कह रही हूँ कि क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सच में बता रही हूँ। थ्योरी आपने जो पढ़ ली ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो जल्दी जल्दी रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक थ्योरीज, यानी साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में कौन सा एक सही है, बताइए, वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। ए ऑप्शन है दे एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, वे दी गई जानकारी के आधार पर अवलोकन की व्याख्या करते हैं। बी ऑप्शन है दे कैन मेक प्रिडिक्शंस अबाउट रिजल्ट ऑफ फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, कि वे भविष्य के अवलोकनों के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। सी ऑप्शन है दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, कि वे अनुभवजन्य टिप्पणियों के सामान्यकरण है। डी ऑप्शन है कि एक बार थ्योरी प्रूव हो जाए तो फिर उसे डिस्प्रूव नहीं कर सकते। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा थ्योरी के बारे में। भाई ऐसा तो है नहीं, ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट ही हो, चाहे कोई थ्योरी हो, चाहे कुछ भी हो, कि एक बार बन गई तो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो साइंस के बारे में एक माइंड सेट हो रहा है, स्टैटिक माइंड सेट, तो ये तो गलत ही है। और ये भी गलत है कि दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, की क्या है अनुभवजन्य टिप्पणी के सामान्यकरण है, तो ये भी गलत है। लेकिन ए ऑप्शन क्या है दे एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, यानी वे दी गई जानकारी के आधार पर अवलोकन की व्याख्या करते हैं। भाई थ्योरी में डिटेल्ड तो होता है सब कुछ, है ना, और क्या है भविष्य के अवलोकन के परिणाम के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो बी ऑप्शन भी ठीक है, ए और बी हमारे ठीक है, सी और डी हमारे गलत हैं। ठीक है, तो ए और बी ए ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। A teacher gives the following task to the student of class 6 to visit a garden, यानी क्या है टीचर टास्क दे रही है बच्चों को, छठी क्लास को कि गार्डन में जाइए या फिर किसी लोकल नर्सरी में जाएं और आइडेंटिफाई करें प्लांट्स को जो कि हेल्दी हैं, और फिर क्या है रीजन दें कि तुमने क्या आइडेंटिफाई किया, कैसे प्लांट्स हेल्दी हैं। तो टीचर कौन सी प्रोसेस स्किल डेवलप करना चाहती है बच्चों के अंदर, कि बच्चे क्या है पहले गार्डन में या किसी लोकल नर्सरी में जाएं और वहां जाके देखें कि प्लांट्स हेल्दी हैं नहीं है, और हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, यानी एक्सप्लेन करें, रीजन दें। तो भाई बताओ कौन कौन सी स्किल टीचर प्रमोट करेगी। ए ऑप्शन है ऑब्जर्विंग डिफाइनिंग ऑपरेशनली, कि संचालन को परिभाषित करना, अवलोकन करना। बी ऑप्शन है ऑब्जर्विंग या प्रिडिक्टिंग, कि अवलोकन करना और भविष्यवाणी करना। सी ऑप्शन है कम्युनिकेटिंग और मेजरिंग, संचार करना और मापना। डी ऑप्शन है प्रेडिक्टिंग और क्लासिफाइंग, यानी भविष्यवाणी करना और वर्गीकृत करना। भाई क्या है क्लासिफाइंग और मेजरिंग तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, बच्चे क्या है ऑब्जर्व कर रहे हैं और टीचर कह रही है कि ऑब्जर्व करने के बाद बताओ कि तुमने क्या देखा। तो बच्चे क्या है ऑब्जर्व करेंगे और डिफाइन करेंगे, ऑपरेशनली बता देंगे सारी बातें कि किस वजह से सूख रहे हैं, किस वजह से हेल्दी नहीं है और कौन से हेल्दी है तो क्यों है, सारा बता देंगे देख के। भाई जब वो जा रहे हैं लोकल नर्सरी में तो क्या है टीचर ने कहा है कि देखो और रीजन बताओ, यानी देखो यानी ऑब्जर्व करो और रीजन बताओ यानी डिफाइन करो ऑपरेशनली। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। रीड द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बताइए S1 चिल्ड्रंस आइडियाज अबाउट अ साइंस कंटेंट आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक एंड मे बी कन्फ्लिक्टिंग, यानी क्या है विज्ञान सामग्री के बारे में बच्चों के विचार अक्सर डोमेन विशिष्ट होते हैं और परस्पर विरोधी हो सकते हैं, यानी लिमिटेड हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, यानी विरोध भी कर सकते हैं कि भाई तेरा आइडियाज गलत है मेरा सही है, लड़ पड़े आपस में। क्या है S2 चिल्ड्रंस अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस डेमोन्स्ट्रेट लीनियर रीजनिंग फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, यानी बच्चों के क्या है बिल्कुल रेखीय दिमाग में जो कंसेप्शन होते हैं, रेखीय तर्क होते हैं, किसकी वजह से भाई वही अपने घर परिवार भी हम पीछे पड़ गए हैं, अपने घर परिवार में जो देखते हैं वही उनके दिमाग में फिट हो जाता है, वही साइंस के कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो बताइए ओनली S1 करेक्ट है, S2 करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों इनकरेक्ट हैं। भाई बच्चों के जो दिमाग में आइडियाज आते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, यानी लड़ भी सकते हैं बच्चे आपस में, भाई आपस में भी लड़ सकते हैं कि तू गलत कह रहा है, तू गलत कह रहा है ना। और क्या है जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो क्या है सीधी है
क्या होते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं कारण के प्रभाव तक लीनियर तर्क को प्रदर्शित करते हैं, यानी सीधे उनके बिल्कुल लीनियर होते हैं, ठीक है, जल्दी से चेंज ही नहीं हो सकते। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। अ स्टूडेंट पुट्स अ पिंच ऑफ टर्मरिक इन सॉल्यूशन मार्क्ड A एंड B, यानी एक विद्यार्थी A और B अंकित विलियनों में एक चुटकी हल्दी डालते हैं। वह अपनी कॉपी में निम्नलिखित कथन लिखते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, S1 है, सॉल्यूशन A टर्न रेड एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो चेंज इन सॉल्यूशन B, यानी A जो सॉल्यूशन है वो तो रेड में चेंज हो गया और जो B है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। S2 क्या है, सॉल्यूशन A इज बेस एंड सॉल्यूशन B इज एन एसिड, यानी कारण है कि सॉल्यूशन A तो बेस है और सॉल्यूशन B बेस है, इस वजह से A चेंज हो गया और B चेंज नहीं हुआ। थर्ड है, टर्मरिक कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स बेसिस एंड साल्ट, यानी क्या है, हल्दी का उपयोग अम्ल, क्षार और लवण के बीच अंतर करने के लिए किया जा सकता है। ये तो हल्दी के बारे में विशेषता हो गई, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फ्रेंस है। S1 एंड S2 आर ऑब्जर्वेशन, S3 इज एन इन्फ्रेंस, या फिर S1 is observation and S2 is inference, S1 is observation and S2 and S3 are inference। D ऑप्शन है, S2 is observation and S3 are inference। भाई देखो S1 क्या है कि उसने ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन A में तो रेड हो गई और B में क्या है, कोई चेंज नहीं आया, तो S1 क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो A ऑप्शन तो कट गया हमारा, S1 ऑब्जर्वेशन है, इनमें गया है तीनों में। लेकिन 2 क्या है कि सॉल्यूशन A तो बेस है और सॉल्यूशन B जो है एसिड है, इस वजह से चेंज हुआ, तो S2 क्या है, इन्फ्रेंस है, तो B ऑप्शन हमारा ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन में टर्मरिक के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो S ऑब्जर्वेशन और S2 क्या है, इन्फ्रेंस है, तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। Assertion, साइंस टीचर शुड डिस्कसेस सोशो साइंटिफिक टॉपिक्स इन द क्लास, यानी साइंस के टीचर को क्या है, ऐसे टॉपिक भी डिस्कस करने चाहिए जो सोशो साइंटिफिक हो, यानी साइंस से भी जुड़े हो, समाज से भी जुड़े हुए हो, ठीक है। रीजन क्या है, यस एज सोशो साइंटिफिक टॉपिक्स प्रमोट मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स इन लर्नर्स, रीजन नेक्स्ट वाले का है कि हाँ, इस तरह के टॉपिक को प्रमोट करना चाहिए जो कि समाज क्या है, सामाजिक वैज्ञानिक हो, क्योंकि क्या होता है, बच्चा मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सोच पाएगा, ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंटेशन स्किल डेवलप होगी, है ना, बच्चे डिस्कशन करेंगे। सेकंड रीजन क्या है, नो एज सोशो साइंटिफिक टॉपिक्स आर यूजुअली कंट्रोवर्शियल एंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो समाज से और साइंस से जुड़े हुए हैं ये टॉपिक क्या है, कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, ठीक है, इनमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मल्टीपल पर्सपेक्टिव का, तो क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एसर्शन A ठीक है और रीजन भी ठीक है, यानी A और R क्या है, A इज करेक्ट एंड R1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है, तो A ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि भाई A भी सही कह रहा है और B भी सही कह रहा है। एसर्शन है कि क्लास में डिस्कस करना चाहिए, रीजन है कि हाँ करना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सोच पाएंगे, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल आएगी उनके अंदर, तो A इज करेक्ट एंड R1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अ टीचर पुट्स अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट्स स्प्रिट अल्कोहल इन इट। टीचर क्या है, एक टीचर पुट्स अ लीफ क्या है, टेस्ट ट्यूब में रख रही है और उसमें क्या है, कुछ अल्कोहल डाल रही है, ठीक है। नाउ ही हीट्स द टेस्ट ट्यूब, फिर टेस्ट ट्यूब को हीट करती है यानी गर्म करती है। कब तक गर्म करती है, जब तक कि ग्रीन कलर बाहर ना आ जाए, ठीक है। फिर क्या करती है, लीफ को, देन ही टेक्स आउट द लीफ एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, यानी पत्ती को बाहर निकाल लेती है और उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देती है। तो क्या है, बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे इसे। ए ऑप्शन है, द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, की लीफ का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया। बी क्या है, लीफ के अंदर स्टार्च है, भाई लीफ के अंदर स्टार्च होता है, तो कौन सा सही है, ए ऑब्जर्वेशन है, बी इन्फ्रेंस है, या फिर ए इन्फ्रेंस है बी ऑब्जर्वेशन है, या फिर दोनों ऑब्जर्वेशन है, या फिर दोनों इन्फ्रेंस है। हिंदी में भी देख लो, हिंदी वाले खुश हो जाएंगे, है ना, कि एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं पढ़ा, सारे इंग्लिश में करा रही है ना। भैया ऐसा ना है, हिंदी में भी करा देंगे हम तो। बताइए कौन कौन से ठीक है।
भाई क्या है, पत्ती का रंग नीला काला हो गया। पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्व किया गया कि पत्ती का रंग नीला काला हो गया, तो ये तो हुई ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। हिंदी में लिख देती हूँ, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी हिंदी में। ये तो हुआ अवलोकन। पत्ती में स्टार्च होता है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अनुमान, ये हुआ अनुमान। ए अवलोकन है, बी अनुमान है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, बस आंसर पे ही जाना। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। अ क्लास 7th टीचर प्लान्स अ टास्क फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लासिफाइंग 25 प्लांट्स, यानी एक क्लास 7th की टीचर है, एक टास्क बच्चों को दे रही है, प्लान कर रही है कि क्या है, 25 प्लांट को क्लासिफाई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज बेस्ट सपोर्ट इंक्वायरी टीचिंग, कौन सा एक इंक्वायरी टीचिंग को अच्छे से सपोर्ट करता है कि 25 पौधों का वर्गीकृत करने के लिए छात्रों के लिए कार्य की योजना बनाते हैं। कौन सी रणनीति पूछताछ शिक्षण का सर्वोत्तम समर्थन करती है, बताइए। ए ऑप्शन है टीचर एक्सप्लेन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड डेमोन्स्ट्रेट इट, यानी शिक्षक क्या है, वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या करता है और इसे प्रदर्शित करता है। भाई टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। बी ऑप्शन है टीचर गिव्स रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड आस्क स्टूडेंट टू क्लासिफाई द प्लांट, टीचर क्या है, बच्चों को रूल्स दे रही है कि क्लासिफाई करो, और फिर मतलब क्लासिफिकेशन के लिए रूल्स दे रही है और कह रही है कि क्लासिफाई करो प्लांट्स को। सी ऑप्शन है टीचर अलाउज ईच स्टूडेंट टू क्लासिफाई ऑन देयर ओन वे एंड डिस्कस देम, टीचर क्या है, बच्चों को आजादी दे रही है, बच्चों को अलाउ कर रही है कि तुम अपने तरीके से क्लासिफाई करो, खुद ही डिस्कस करो और बताओ। डी ऑप्शन है टीचर कंडक्ट अ फील्ड ट्रिप टू शो प्लांट, की टीचर फील्ड ट्रिप कंडक्ट करा रही है प्लांट्स को दिखाने के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, 25 प्लांट को क्लासिफाई करना है, तो सबसे बड़े तरीका है ना कि बच्चों को यह अलाउ कर दिया कि खुद ही क्लासिफाई करो, खुद ही तो वर्गीकृत करो अपने तरीके से, जो भी तरीका तुम्हें अच्छा लगे, और डिस्कस करो। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। देखो ठीक तो डी भी है कि फील्ड ट्रिप उन्हें आयोजित कराई जाए और बच्चों को दिखाया जाए, ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बेस्ट डी है, सॉरी सी है ये वाला। ठीक है, इससे ज्यादा बेस्ट सी है, क्योंकि बच्चे खुद से कर रहे हैं, बच्चे अपने तरीके से कर रहे हैं। तो फील्ड विजिट क्या इसके अंदर ही आ जाएगा कि बच्चे अपने तरीके से कर रहे हैं, क्या पता बच्चों का तरीका ये हो कि विजिट करके करें, फील्ड विजिट नहीं तो अपने एनवायरनमेंट में विजिट कर सकते हैं और डिस्कस करेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस, यानी आकलन के संदर्भ में पूछा है, साइंस में कैसे आकलन होता है, कौन सा सही है। ए ऑप्शन है, भाई मक्खियां क्यों आती है सर्दियों में, ए ऑप्शन है सेम टाइप ऑफ टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड पैरिटी, यानी वस्तुनिष्ठ और समानता के लिए सभी छात्रों को एक ही प्रकार के कार्य दिए जाने चाहिए। या फिर बी ऑप्शन है यूज ऑफ करेक्ट साइंटिफिक वोकेबलरी शुड बी द ओनली क्राइटेरिया ऑफ आंसर, कि सही वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग ही उत्तरों का एकमात्र मापदंड होना चाहिए, ओनली। ठीक है, बस ये एक तरीका है। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रेस्पॉन्स शुड बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, यानी बच्चों का जो रेस्पॉन्स है वो आकलन का पार्ट होना चाहिए, कि बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, साथ के साथ पढ़ा रहे हैं और बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो क्या है, असेसमेंट का पार्ट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताइए। बताओ भाई, एक ही प्रकार से क्या है, सबको एक ही प्रकार के कार्य दिए जाने चाहिए, तो एक ही तरीके से सबका आकलन करना या एक जैसा कार्य करना, तो ये तरीका तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि सबके अंदर क्या है, अलग एबिलिटीज होती हैं, हर कोई जल्दी से ग्रैब नहीं कर सकता, हर कोई स्लो लर्नर भी होता है, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होता है क्लास में, है ना। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है कि बस एक ही तरीका है कि बच्चों को क्या है, करेक्ट वोकैब सिखाएं साइंस की, और यही एक अच्छा तरीका है, यही एकमात्र मापदंड होना चाहिए। तो ये भी गलत है, जहां ओनली आ जाए वो तो लिमिटेड हो गया आंसर। तो ए और बी तो दोनों गलत हैं, हमारा सी ऑप्शन ठीक है। तो सी ऑप्शन केवल सी में दिया गया है, यानी डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ओनली सी। ठीक है भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, यानी साइंस की प्रकृति के बारे में कौन सा एक ठीक है, कि साइंस की जो नॉलेज है वो टेंटेटिव होती है, यानी डेवलपमेंटल होती है, चेंज होती रहती है, या फिर
साइंस एक्सप्लेनेशन जो है फाल्सिफिएबल है। फाल्सिफिएबल यानी मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि झूठ है, फाल्सिफिएबल का मतलब है कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट हुआ फिर चीजें और आ गई, मतलब चेंज होती रहती है, ये भी इसी का यही मतलब है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी ये हमारे चारों ओर की दुनिया का वर्णन करने की एक प्रक्रिया है। सही बात है भाई, एनसीएफ भी यही कहता है। डी ऑप्शन है, इट इज अ बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, कि ये परम ज्ञान का एक निकाय है, कि बस अल्टीमेट नॉलेज है। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ए भी ठीक है कि इसका ज्ञान अस्थायी है, बी भी ठीक है कि इसका स्पष्टीकरण मिथ्या होता है, चेंज भी हो जाता है, रिसर्च हुई, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर इसका स्पष्टीकरण चेंज हो, कोई भी थ्योरी हो, एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी चीज हो। क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, ये भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, एक्सपेंडिंग नॉलेज है। क्या है, एक्सपेंडिंग नॉलेज है, यानी विस्तार होता रहता है। भाई विस्तार कैसे हो रहा है, भाई हर चीज क्या है, डेवलप होती जा रही है, अल्टीमेट नहीं है, मतलब एक जगह रुकी थोड़ी हुई है, एक्सपेंडिंग नॉलेज है। कैसे है एक्सपेंडिंग नॉलेज, भाई पहले टाइम पे क्या है, घोड़ा गाड़ी चलती थी, धीरे धीरे कितना डेवलपमेंट होगा, तो नॉलेज एक्सपेंड हो रही है। पहले टाइम पे फोन नहीं थे, चिट्ठियां भेजा करते थे, आज के टाइम में तो एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, फोन कॉल करो, तो क्या है, एक्सपेंड हो रही है साइंस की नॉलेज। तो इसकी बॉडी क्या है, एक्सपेंडिंग नॉलेज है, ना कि अल्टीमेट नॉलेज। तो डी ऑप्शन हमारा गलत होगा, ए बी सी हमारा ठीक है। तो ए बी सी ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। A science teacher of class 7th asked the student to measure the body temperature of 10 peers and record their observation। भाई क्या करना है, 7वीं कक्षा के विज्ञान के शिक्षक क्या कह रही है कि 10 साथियों के शरीर के तापमान को मापें, सबका मापना है अलग अलग जाके, और उनकी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए कहती है कि सबका टेम्परेचर तुम्हें मापना है और रिकॉर्ड करना है, साथ के साथ लिखते जाना है, भाई इसका 98 हो गया, इसका 100 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी एसेस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, यानी इस जो तरीका है ये क्या एसेस करना चाह रही है टीचर, कौन सी एक्टिविटी को आकलन करना चाह रही है। एक्सपेरिमेंटिंग, बी इन्फरिंग यानी अनुमान लगाना, सी ऑब्जर्विंग, डी क्या है, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बताओ भाई। कंट्रोलिंग वेरिएबल क्या होता है कि हमने कुछ भी रिसर्च करा, जो रिजल्ट आया, जो भी कंक्लूजन आया वो बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, तो ये तो होगा नहीं। बट टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है, कभी 98 हो रहा है, कभी 97, कभी हम इतने ठंडे हो रहे हैं, कभी हमारी बॉडी इतनी गर्म हो रही है ना। और ऑब्जर्व तो तब होता है कि एक बच्चा कोई कर रहा है या फिर बाकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व यानी अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन तो कर नहीं रहे, टेस्टिंग हो रही है, हाँ एक्सपेरिमेंटिंग हो रही है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबका जा जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबका जा जाके टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पे कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, सबके पास जा रहे हैं, भाई अपनी बॉडी दिखा, अपनी नवस दिखा, जो भी है टेम्परेचर तेरा चेक करना है, तो सबका टेम्परेचर सबके पास जा जाके चेक कर रहे हैं, 10 जो बच्चों को टास्क दिया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि वो प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस, यानी कौन सा एक उद्देश्य विज्ञान का नहीं है, किसमें, अपर प्राइमरी स्टेज में। बताइए। यूजिंग सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन एज अ टूल टू डिस्कवर, कि खोजने के लिए एक उपकरण के रूप में व्यवस्थित प्रयोग का उपयोग करना, तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, या फिर बी ऑप्शन है लर्निंग कंसेप्ट ऑफ साइंस थ्रू फैमिलियर एक्सपीरियंस, कि क्या है, साइंस के कंसेप्ट को कैसे सीखें, फैमिलियर एक्सपीरियंस से, यानी अपने रियल लाइफ से, एक्सपेरिमेंट करके, एनवायरमेंट से। वर्किंग विद हैंड्स टू डिजाइन सिंपल टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स एंड मॉड्यूल्स, यानी क्या है, सरल तकनीकी इकाई और मॉडल को डिजाइन करने के लिए हाथों से काम करना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। डी ऑप्शन है डूइंग एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स टू अराइव एट साइंटिफिक कंसेप्ट, क्या है, वैज्ञानिक अवधारणाओं तक पहुंचने के लिए गतिविधि और प्रयोग करना। भाई एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिक कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए, बढ़िया बात है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने हाथों से करके देख रहे हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है कि अपने फैमिलियर एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव से, आसपास से, एनवायरमेंट से कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन ए ऑप्शन एनसीएफ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है कि एक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए टूल की तरह जो हम डिस्कवर कर सकें, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है, यानी नोट पूछा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन पे हम लॉक कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए।
रिसर्च टेल्स दैट, रिसर्च बताती है कि चिल्ड्रन कम टू फॉर्मल साइंस लर्निंग विद मैनी प्रायर आइडियाज, यानी बच्चे क्या हैं, अनुसंधान बताते हैं कि बच्चे कई पूर्व विचारों के साथ औपचारिक विज्ञान सीखने के लिए आते हैं। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं, ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन चेंज कैसे हो रहे हैं, कि भाई रिसर्च ये बताती है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो अपने साथ अनुभव लेके आते हैं, साइंस का अनुभव भी लाते हैं, जो कि मैच नहीं होता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से, जो वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है, उससे मैच नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अपने घर में देखते हैं, ऐसे ही उनके दिमाग में बन जाता है कंसेप्ट। तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, की भाई उनका रोज का एक्सपीरियंस होता है, उसी से ही तो आता है, ठीक है। दे कैन बी इजिली चेंज्ड, कि वो आसानी से बदला जा सकता है। सी ऑप्शन है, ये दे इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस स्कूल लर्निंग, की बच्चों की जो स्कूल में लर्निंग होती है उसे भी इन्फ्लुएंस करती है। डी ऑप्शन है, इवन एडल्ट्स कैन होल्ड दीज आइडियाज, कि ऐसा नहीं है बच्चे ही करते हैं होल्ड, बड़े भी करते हैं होल्ड। भाई बड़ों की भी तो ऐसी धारणा होती है कि शिवजी दूध पी रहे हैं, देखो भाई भगवान की, मैं गलत नहीं बोल रही कुछ भी, मैं तो साइंस के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, पीते हैं, खूब पीते हैं, कान्हा जी भी खूब पीते हैं भैया, जिसकी जितनी साधना होती है उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, जैसी साधना वैसा ही परिणाम, ठीक है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्या है, ये तो बस एक तरह से रूढ़िवादिता है, भाई दिमाग में थॉट बन रहा है, साइंस इस चीज को नहीं मानता, ठीक है। तो ये क्या है, ये इजिली चेंज नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है, यानी गलत पूछा है। भाई इतने सालों से दिमाग में धारणा बन रही है, उसे 2-4 दिन में थोड़ी ना चेंज कर देंगे, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। भाई कोई कहने लगे कि लड़कियां नहीं कमा सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल, तो ये अगर किसी की सोच है, कोई 50 साल का आदमी है, 50 साल से उसके दिमाग में ये घली हुई है बातें, तो अगर उसे चेंज भी करने लगे तो एक आध दिन में तो होने का नहीं, सालों लग जाएंगे उसका दिमाग बदलने में, कोई भी इंसान हो पर्टिकुलर, है ना। तो ये क्या है, ये इजिली चेंज नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म is the most crucial teaching strategy for helping student construct a meaningful understanding of science, यानी सामाजिक रचनावाद के अनुसार छात्रों को विज्ञान की सार्थक समझ बनाने में मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण रणनीति क्या है, बताइए। विज्ञान की समझ बनाने के लिए अगर सामाजिक रचनावाद के अनुसार देखा जाए तो ए ऑप्शन है, फ्रीक्वेंटली कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट यूजिंग एक्टिविटी गाइड्स, यानी गतिविधि मार्गदर्शिकाओं का उपयोग करते हुए छात्रों के लिए नियमित रूप से गतिविधियों का संचालन करना, कि कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कराना। बी ऑप्शन है, आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर मॉडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट, कि कोई भी मॉडल प्रिपेयर करें और क्या है साइंटिफिक आइडियाज को डेमोन्स्ट्रेट करें, बच्चों से कह रहे हैं। या फिर एनकरेज करें बच्चों को टू सोल्व गुड नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करो फिजिक्स के, तब तुम्हें साइंस आएगा, है। डी ऑप्शन है कि बच्चों की हेल्प करें कि उनकी थिंकिंग डेवलप हो, टॉकिंग करें, थिंकिंग करें, आर्ग्यूइंग करें और राइटिंग करें साइंस के बारे में, कि बच्चे क्या है बातचीत करें, डिस्कशन करें, आर्ग्यूइंग करें, यानी वो करें, वाद विवाद करें और कुछ लिखें साइंस के बारे में। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका पूछा है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या होगी, तो यही होगी डी ऑप्शन, ठीक है, कि बच्चों की मदद करें, बच्चे क्या है ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें, ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग उनकी डेवलप होगी, आर्ग्यूमेंटेशन होगा, साइंस के बारे में कुछ लिखेंगे, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। कि भाई फ्रीक्वेंटली कोई भी कोई एक्टिविटीज कंडक्ट करा दें एक्टिविटी गाइड के थ्रू, तो ये भी कोई ठीक ऑप्शन नहीं है, कि गतिविधि मार्गदर्शिकाओं का उपयोग करते हुए छात्रों के लिए नियमित रूप से गतिविधियों का संचालन कराना। भाई नियमित रूप से संचालन कराना तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर पीरियड में एक्टिविटी कराएं, एक्टिविटी में टाइम भी तो लगता है, ठीक है, कि नियमित रूप से कराएं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ए भी ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है, कि उन्हें मॉडल करवा दें या उन्हें न्यूमेरिकल कराएं, तो तीनों ऑप्शन गलत है, डी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस के बारे में कौन सा एक सही डिस्क्राइब कर रहा है। साइंस इज अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, की साइंस प्रकृति की सराहना के बारे में है। साइंस इज एन इंडिविजुअल परसेट, की किसी एक ही इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करता है और सब कुछ हो जाता है। भाई इंडिविजुअल नहीं है, सब मिलके करते हैं, ठीक है। साइंस इज वैल्यू फ्री एंड ऑब्जेक्टिव टू द कोर, की वैल्यू फ्री है, मूल्य मुक्त है, कि साइंस वाले बच्चों के अंदर कोई मूल्य नहीं होते।
साइंस इज अ सोशल एंडीवियर, यानी विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई यही नेचर हमने पढ़ा था, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मैराथन नहीं देखी है तो उन्हें देखे जाके, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे कि साइंस क्या है, सोशल एंडीवियर, एक सोशल एंडीवियर यानी सामाजिक प्रयास है। साइंस समाज की भी हेल्प करता है और जो साइंटिस्ट हैं उनके अंदर भी एक सामाजिकता होती है, सारे इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, कोई भी एक साइंटिस्ट किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग अ हिस्टोरिकली वैलिड साइंस करिकुलम? ऐतिहासिक रूप से वैध विज्ञान पाठ्यक्रम होने की क्या आवश्यकता है? भाई हिस्टोरिकल वैलिडिटी के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, ए ऑप्शन है इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा वो इसका आंसर दे देंगे। यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है इट हैज द लर्नर टू व्यू साइंस एज इनफेलिएबल, यानी यह शिक्षार्थियों को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। सी ऑप्शन है इट हेल्प्स लर्नर्स अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम, यानी यह शिक्षार्थियों को सराहना करने में मदद करता है कि समय के साथ विज्ञान की अवधारणाएं कैसे विकसित हुई। डी ऑप्शन है इट हेल्प्स टू हाईलाइट अचीवमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इन साइंस, यानी यह विज्ञान की पश्चिमी देशों की उपलब्धि को उजागर करने में मदद करता है। तो बताइए भाई कौन से ऑप्शन ठीक होंगे, कौन कौन से ठीक होंगे? ए और बी ठीक होगा, या फिर खाली डी ठीक होगा, या ए और सी ठीक होगा? बताओ भाई। भाई हिस्टोरिकल वैलिडिटी क्या होता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है साइंस को और कैसे कैसे इवॉल्व हुआ साइंस का। ये सराहना करना कि भाई साइंटिस्ट को सराहना करें कि हम देखो पहले कितनी दिक्कतें होती थी, है ना, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ साइंस। पहले अभी मैं बता रही थी जैसे घोड़ा गाड़ी थी, पहले किसी ने सोचा था कि गाड़ियां भी उड़ेंगी, एरोप्लेन भी उड़ेगा, जब उस टाइम पे नहीं थे, हैं। तो कैसे कैसे साइंस इवॉल्व किया, है ना। तो ए और सी ऑप्शन हमारे ठीक है। ए और सी कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? डी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो कंप्यूटर जी लॉक कर दें, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। देखो फिर कॉग्निटिव वैलिडिटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम? ये क्वेश्चन तो इतना मिलता है और बता जैसे मैंने पॉइंट रखे थे सीधे के सीधे ऐसे ही रख के मिलते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही पॉइंट है, 2 से 3 पॉइंट है कॉग्निटिव वैलिडिटी के अंदर, वही आते हैं बार बार रिपीट होके। ए ऑप्शन है फोकस ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन करिकुलम, कि पाठ्यक्रम में व्यवहारिक गतिविधियों पर ध्यान दें। बी ऑप्शन है एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करिकुलर मटेरियल, कि पाठ्यक्रम सामग्री की आयु उपयुक्तता हो। फोकस ऑन कंटिन्यूअस असेसमेंट, कि क्या हो, निरंतर मूल्यांकन हो। डी है रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों का सम्मान। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे भाई ये भी ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आ रहा है इसमें, ये भी ठीक है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट आ रहा है, लेकिन मतलब पूछा है कॉग्निटिव वैलिडिटी का। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होता है कि जो भी बच्चे को पढ़ाएं उसके एज अप्रोप्रिएट हो, यानी उसके उम्र उपयुक्त हो, एज अप्रोप्रिएट हो, उसके एज लेवल का हो, उसके कॉग्निटिव रीच का हो, विद इन द कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, रीच ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट हो, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, यानी उसके उम्र के उपयुक्त हो, उसके कॉग्निटिव रीच के अकॉर्डिंग, यानी जितना बच्चा समझ सके, जितना उसका लेवल हो, जितनी उसकी उम्र हो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। तो ये होता है संज्ञानात्मक वैधता। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, कट गया ये, एज अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड एंड लेवल ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, टू मेक योर साइंस क्लासेस मोर जेंडर इंक्लूसिव यू मे डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के सारे ठीक हैं। अपनी विज्ञान की कक्षाओं को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित सभी कर सकते हैं सिवाय एक के। ए ऑप्शन है चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, की अगर रूढ़िवादिता हो रही है तो उसे चैलेंज करेंगे, रोकेंगे उसे। चूजिंग एक्टिविटीज दैट एम्फेसाइज कोऑपरेशन एंड केयरिंग, यानी इस तरह की एक्टिविटीज चूज करेंगे, उन्हें बढ़ावा देंगे जो कि कोऑपरेशन करती हो, यानी सहयोग करती हो और केयर करती हो। टीचिंग
स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज जेंडर इनइक्वलिटीज, यानी बच्चों को सिखाएंगे कि लैंगिक असमताओं को पहचानना सीखना, कि अगर किसी के साथ पक्षपात हो रहा हो तो वो सीखें। बी ऑप्शन है एनकरेजिंग गर्ल्स टू बी मोर कम्पिटिटिव देन बॉयज, यानी गर्ल्स को एनकरेज करेंगे कि तुम लड़कों से अच्छा कर सकती हो, यस यू कैन डू, है ऐसा करेंगे। तो भाई जेंडर इंक्लूसिव का मतलब है कि सभी को समान दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि तुम लड़की हो होम साइंस ले लो या सफाई करो, रसोई में खाना बनाओ, है ऐसा नहीं है। इक्वल मतलब दोनों को इक्वल मानना है, बिल्कुल सबको समान मानना है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान दर्जा देना, ठीक है। तो भाई ये भी ठीक है कि चैलेंज करेंगे स्टीरियोटाइप को, कि भाई स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए। रूढ़िवादिता जो पुराने जमाने से सोच बनी आ रही है उसे चैलेंज करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटीज ऐसी एम्फेसाइज करेंगे, उन पे ज्यादा जोर देंगे जो कोऑपरेशन और केयरिंग की तरफ जाती हो। क्या है, बच्चों को रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे कि अगर तुम्हारे घर में या आसपास पक्षपात हो रहा हो कि लड़की हैं तो उसे बेचारी फील करा रहे हैं, काम करा रहे हैं उससे, हैं लड़कों को कह रहे हैं कि तुम उठ मत जाना, पढ़ाई करो पूरा दिन, हैं। डी ऑप्शन है कि एनकरेजिंग गर्ल्स टू बी मोर कम्पिटिटिव देन बॉयज। तो ये बात ठीक है कि क्या है, जेंडर एक्सेप्ट पूछा है ना, कि इसके सिवाय बाकी सारे ठीक है, कि क्या है गर्ल्स को एनकरेज कर रहे हैं कि तुम लड़कों से अच्छी हो, है ना, तुम लड़कों से ज्यादा नंबर ला सकती हो, लड़कियां हमेशा ज्यादा नंबर लाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें, किसी भी जेंडर को ऐसे नहीं करना है कि प्रीफरेंस देना है, इक्वल करना है दोनों को, है ना, समान दर्जा देना है, इज्जत देनी है ना। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द पेडागोजिक प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड एट द अपर प्राइमरी स्टेज आर, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शैक्षणिक अभ्यास है, क्या है, कौन कौन से स्टेजेस हैं। ए ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा, एनसीएफ ने जो दिया है। डिजाइनिंग सिंपल इन्वेस्टिगेशन की सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना। सी ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, की जो थ्योरी के प्रिंसिपल है, जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल उन्हें वेरीफाई करना, उनका सत्यापन देखना। तो बताइए कौन से ऑप्शन ठीक है। भाई अपर प्राइमरी स्टेज में ये तो नहीं है कि बच्चे क्या है जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है उन्हें वेरीफाई करें, कर देंगे क्या इतने बड़े बच्चे, नहीं कर सकते ना, वेरीफाई नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, सिंपल इन्वेस्टिगेशन हो यानी सरल जांच हो, ये भी नहीं है कि हाई लेवल की हो, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन हमारे ठीक है, सी हमारा गलत है। तो ए और बी सी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इंप्लाइज दैट इट शुड, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि यह होना चाहिए। किसके बारे में बात कर रहा है, कॉग्निटिव वैलिडिटी का। अब तो आप पक्का बता देंगे। ए ऑप्शन है यूज एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल प्रोसेसेस इन टीचिंग। बी ऑप्शन है enabling the child to view science as a social enterprise. सी ऑप्शन है कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट्स। डी ऑप्शन है बी एज अप्रोप्रिएट, यानी उम्र उपयुक्त हो, महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से सही तथ्यों को व्यक्त करें, बच्चों को विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने में सक्षम बनाना। ए ऑप्शन है शिक्षण में उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं का उपयोग करें। भाई अभी तो कॉग्निटिव वैलिडिटी में बता रही थी कि संज्ञानात्मक वैधता वो होती है कि बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग पढ़ाना, उसके लेवल को देख के उसकी एज अकॉर्डिंग पढ़ाना। लेवल का मतलब है कि जितना बच्चा ग्रैब कर सके, जितना उसे समझ आ सके, जितने उसके दिमाग तक पहुंच सके, जितनी उसकी कॉग्निटिव रीच है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। कितना बड़ा क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को एक शूट गन से बुरी तरह मारा गया, यानी इस आदमी को क्या है, शूट किया गया गन से, ठीक है। गोली ने छाती की दीवार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी गोली ने क्या है पूरे शरीर के पार निकल गई, उसके पेट में छेद कर दिया, इस इंसान के पेट में छेद कर दिया था। उन्हें एक अमेरिकी सेना के डॉक्टर विलियम ब्यूमोट्स के पास लाया गया, एक डॉक्टर के पास लाया गया जिन्होंने मरीज को बचाया, लेकिन छेद को ठीक से बंद नहीं कर पाए। जो गोली का छेद था, होल था, उसे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन बॉडी रिकवर हो गई, ठीक हो गई, ठीक है। और जो छेद है उस पर पट्टी बांध दी।
उन्होंने इस पाचन की प्रक्रिया के बारे में कुछ समझने के लिए पेट के अंदर देखने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। यानी उन्हें तो वो मिल गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि भाई छेद हो ही रहा है तो देख लूं कि कैसे डाइजेशन होता है ना। तो इस पैराग्राफ 1 में वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ प्रदान की गई है, बताओ कौन सी समझ डॉक्टर को हुई है। विज्ञान पूर्व निर्धारित चरणों के अनुसार व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है कि पहले से इसकी प्री स्टेजेस सेट हो जाती हैं तभी आगे जाता है। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान को परिस्थितियों के लिए सावधानी पूर्वक अवलोकन और रचनात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, कि विज्ञान क्या है, सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि साइंस रिक्वायर्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड क्रिएटिव रेस्पॉन्स टू सिचुएशन, कि साइंस को किसकी जरूरत है, केयरफुल्ली ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें चीजों को और क्रिएटिव रेस्पॉन्ड करें सिचुएशन को। ठीक है, तो भाई उसने जो साइंटिस्ट है, जो अमेरिकन डॉक्टर है सॉरी, उसने क्या करा, ऑब्जर्व ही तो किया, उसके पेट में देखा कि डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, और क्रिएटिव से सीखने को मिला। तो सेकंड ही ऑप्शन हमारा ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है कि पहले से ही क्या है, प्री डिटरमाइंड स्टेप होते हैं, इसके पहले से ही सब कुछ निर्धारित है कि ये स्टेप हमको करने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज रिक्वायर्स दैट इट शुड, क्या होना चाहिए कॉग्निटिव वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, बी एज अप्रोप्रिएट एंड विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी उम्र उपयुक्त हो और बच्चों की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर हो, कन्वे कंटेंट साइंटिफिकली करेक्ट, भाई यही ऑप्शन ठीक है, आगे के ना ही पढ़े तो ठीक है क्योंकि अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो यही ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए, अ साइंस टीचर विद इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क वुड बी इन एग्रीमेंट टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे ठीक हैं। रचनावादी ढांचे में एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी से सहमत होगा, बताइए। ए ऑप्शन है लर्नर्स इंट्यूटिव आइडियाज ऑलवेज करस्पॉन्ड विद साइंटिफिक नॉलेज, की बच्चों के जो आइडियाज होते हैं भाई वे साइंटिफिक नॉलेज के होते हैं। चलो ठीक है, वैज्ञानिक सोच के वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर देते हैं, लेकिन ऑलवेज हमेशा वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर होते हैं। या फिर बी ऑप्शन है लर्नर्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड देयर परसेप्शंस एंड बिलीफ्स वेरी, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं भाई उनके परसेप्शन भी अलग है, यानी उनकी धारणाएं भी अलग है, उनके विश्वास भी अलग है, वेरी करते हैं। मतलब भाई चल ये तो अलग अलग पृष्ठभूमि की बात हो गई, अलग अलग जाति के भी बच्चे हो ना तो उनके भी विचार थोड़े बहुत अलग होते हैं कि हमारे घर में ऐसे होता है, तुम्हारे घर में कैसे होता है, तुम्हारे रीति रिवाज ऐसे हैं, है ना। तो सबके क्या है, अवधारणाएं, सबके परसेप्शन, सबका विश्वास थोड़ा थोड़ा अलग है। सी ऑप्शन है लर्नर्स आइडियाज दैट दे ब्रिंग टू क्लासरूम आर इम्पोर्टेंट, यानी बच्चे जो अपने आइडियाज लेके आते हैं, अनुभव लेके आते हैं क्लास में, वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन है लर्नर्स आइडियाज आर रेसिस्टेंट टू चेंज बाय कन्वर्शनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चों के क्या है, विचार परिवर्तनीय हैं, यानी हो सकता है उनका परिवर्तन धीरे धीरे। ठीक है, कैसे, टीचिंग लर्निंग से। भाई इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होते, लेकिन चेंज होंगे भी कैसे, लर्निंग से ही तो होंगे। अब हमारी मेंटेलिटी चेंज हो रही है, अब हमारी मेंटेलिटी पुराने जमाने के लोगों से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, पहले के लोगों को वे इतने एजुकेटेड नहीं थे, आज की जनरेशन एजुकेटेड है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे उनकी लर्निंग हो रही है, उनके क्या है, थॉट चेंज होते जा रहे हैं, है ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है कि उनके जो आइडियाज हैं हमेशा ही साइंटिफिक नॉलेज से रिलेट करते हैं। भाई ऐसे तो वैज्ञानिक ही नहीं होंगे। हाँ ठीक है कि साइंटिफिक नॉलेज की तरह सोचते हैं, बच्चों के आइडियाज होते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकते, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, What will be the sequence of your lesson planning using inquiry approach? इंक्वायरी अप्रोच करते हुए क्या सीक्वेंस आपकी होनी चाहिए? पूछताछ उपागम का उपयोग करते हुए आपकी पाठ योजना का क्रम क्या होना चाहिए, बताओ। कोई भी अगर पाठ योजना की लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी लेसन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, इन्हें सीरीज में लगाना है। ए ऑप्शन है प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन बिफोर प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक टर्म्स, यानी वैज्ञानिक शर्तों को प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें।
ठीक है, बच्चों को टाइम दें, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले वो डिस्कशन करें। बी है स्टिमुलेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यानी छात्रों के हित को उत्तेजित करें, कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें। सी ऑप्शन है कि बच्चों को मौके दें कि जो उन्होंने सीखा है उसे अप्लाई करके देखें, उसके कंसेप्ट और प्रिंसिपल को। तो भाई बताओ कौन कौन से पहले आएंगे और कौन कौन से बाद में आएंगे। ए बी सी होगा, सी बी ए, सी ए बी या बी ए सी, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई अगर हम बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बच्चों को क्या है उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। भाई बालकों को तैयार भी तो करना है पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम बच्चों को रेडी तो करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बाकी और भी आगे देख लेते हैं। फिर उन्हें मौके देंगे, टॉपिक शुरू करने से पहले उन्हें मौके देंगे कि जो तुम्हारे पास ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसे डिस्कस करो, उसे बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है। भाई बच्चे के ज्ञान को भी तो हमें महत्व देना है कि बच्चा जो एक्सपीरियंस क्लास में लेके आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी के बाद फिर ए आएगा, फिर उन्हें जो पढ़ाया है मौके देंगे कि अब तुम इसे अप्लाई करके देखो, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक है, यानी बी ए सी, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 बता दिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। विज्ञान के शिक्षण और सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय अभ्यास नहीं है। गलत पूछ रहा है, ठीक है। संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। ए ऑप्शन है एग्जाम्पल्स एंड इंसाइट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट आर लिबरली यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड, यानी जहां भी आवश्यक हो अन्य विषयों के उदाहरण और अंतर्दृष्टि का उदारता पूर्वक उपयोग किया जाता है। भाई एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाता है। भाई किसी के एग्जाम्पल किसी में भी यूज कर सकते हैं, है ना। संदर्भ में ऐसे ही तो पढ़ाया जाता है कि कहीं के भी एग्जाम्पल, कहीं का मतलब है संदर्भ में, ठीक है, कि भाई एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट में यूज करें, सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करके पढ़ाएं। बी ऑप्शन है फोकस शुड बी ऑन गेटिंग द राइट आंसर फ्रॉम स्टूडेंट नॉट ऑन देयर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, यानी बच्चों पे बस ये फोकस रहना चाहिए कि सही जवाब आए, गलत ना आ जाए। बिल्कुल भी गलत आ गया तो बस पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है। सी ऑप्शन है फ्री प्ले एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन शुड बी गिवन ड्यू इंपोर्टेंस, यानी बच्चों को क्या है फ्री यानी मुक्त खेल कराएं और खुली जांच को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, कि बच्चे क्या है ओपन इन्वेस्टिगेशन करें, कोई भी बाउंडेशन ना हो। डी ऑप्शन है लोकल कंटेक्स्ट शुड बी यूज्ड फॉर एनहांसिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी क्या है लोकल कंटेक्स्ट यूज होना चाहिए बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करने के। लोकल कंटेक्स्ट का मतलब है कि उनके संदर्भ में जो जिससे वो परिचित हैं उसी के एग्जाम्पल या उसी से रिलेट करके कुछ भी पढ़ाना और उनके कंसेप्ट क्लियर करना। ये तो सबसे अच्छी बात है भाई, लोकल कंटेक्स्ट में पढ़ा रहे हैं और ओपन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसे महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। और क्या है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, उसके आइडियाज उसमें रख रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये कौन सी बात है कि भाई फोकस इस पे करें कि बच्चा बस राइट आंसर ही दे, गलत ना दे बिल्कुल भी, है। तो बी ऑप्शन ही हमारा ठीक है, यानी गलत पूछा है, ठीक है। तो बी पे कंप्यूटर जी बंद लॉक लगा दो ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये तो मजाक कर दी थी, थोड़ा सा मजाक भी तो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 अ टीचर इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस हर क्लास 7th स्टूडेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोयल। टीचर क्या है 7वीं क्लास के बच्चों को क्या है सोयल के बारे में बता रही है। ये जो टीचर है ये इंट्रोड्यूस करती है, पहले सोयल के नाम बताती है कि 3 तरह की सोयल है, सैंडी सोयल, क्ले सोयल, लोमी सोयल। फिर उनकी प्रॉपर्टीज बता रही है बच्चों को कि उसके पर्टिकुलर नेचर बता रही है। फिर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, यानी कुछ भी प्रदर्शन करके दिखा रही है, एक का सैंपल दिखा रही है मिट्टी का और बच्चों को बता रही है द स्टूडेंट्स द डिफरेंस इन परकोलेशन रेट ऑफ एन एग्जाम्पल। हाउ वुड यू इवेल्युएट दिस अप्रोच फ्रॉम एन इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव, यानी ये जितनी भी सारी चीज है, सारा जो लिखा हुआ है, टीचर सोयल पढ़ा रही है, उसके तीनों सोयल को बता रही है, 3 तरह की सोयल होती है, उसके फीचर्स बता रही है, उसे बता रही है कि कैसी इसकी नेचर है, ठीक है। तो क्या है इंक्वायरी ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग आप क्या इवेल्युएट करेंगे, इसमें कौन सा मूल्यांकन होगा कि ये क्या है एक इफेक्टिव अप्रोच है जो कि एनकरेज करेगी इंक्वायरी को। डेमोन्स्ट्रेटिंग मोर सोयल सैंपल्स वुड मेक द अप्रोच इंक्वायरी ओरिएंटेड, कि और ज्यादा सोयल के सैंपल डेमोन्स्ट्रेट करे, प्रदर्शन करे, जिससे कि अप्रोच जो है कैसी हो पूछताछ आधारित हो जाए।
इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर एनकरेजिंग इंक्वायरी, कि ये एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं है क्योंकि ये इंक्वायरी को एनकरेज नहीं कर रही है, यानी पूछताछ को बढ़ावा नहीं दे रही है, क्योंकि टीचर खुद ही सब कुछ बता रही है। डी ऑप्शन है आस्किंग क्वेश्चंस इन द एंड वुड मेक द अप्रोच इंक्वायरी ओरिएंटेड, यानी लास्ट में क्वेश्चन पूछना क्या है, इंक्वायरी अप्रोच को बढ़ावा देगी। हिंदी में भी देख लेते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। हिंदी वाले पढ़ लो आराम से, ठीक है भाई। क्या है, टीचर खुद ही बता रही है कि 3 तरह की सोयल होती है, ये वाली मिट्टी, सबके गुण बता रही है, सबकी प्रकृति बता रही है। इसके बाद प्रत्येक प्रकार की मिट्टी का एक नमूना प्रदर्शन कर रही है, छात्रों को उदाहरण के अंतःस्रवण दर से अंतर दिखाती है। तो बताओ इवेल्युएशन में क्या है भाई, ये क्या है, पूछताछ नहीं करवा रही, इंक्वायरी अप्रोच कोई भी डेवलप नहीं हो रही। तो क्या है, ये पूछताछ को प्रोत्साहित करने के एक प्रभावी दृष्टिकोण नहीं है, ये बढ़िया मेथड नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। जब तो बढ़िया हो सकता था कि बच्चों से कराती, वो बच्चों से कहती कि भाई तुम अपने यहाँ से मिट्टी के सैंपल्स लेके आओ और देखो कितने तरह की मिट्टी तुम्हारे एरिया में पाई जाती है, फिर बच्चे लेके आते, क्वेश्चंस पूछते, डिस्कशन होता, वो ज्यादा अच्छा मेथड था, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। 50 क्वेश्चन बताइए, में भी 53 क्वेश्चन है आज। बताइए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट साइंस इज टेंटेटिव। साइंस इज टेंटेटिव यानी विज्ञान अस्थायी है, इसके बारे में कौन सा एक ठीक है। साइंस इज डेवलपमेंटल की विकासात्मक है, विकास होता रहता है। प्रिडिक्टिव है यानी भविष्य कहलाने वाला है, पहले से भविष्यवाणी फिक्स है। या फिर एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक गतिविधि है। या फिर प्रोसीड्स लीनियरली, एक रेखिक रूप में आगे बढ़ता है। तो भाई बताओ कौन सा ठीक है। भाई साइंस टेंटेटिव का मतलब है चेंज होता रहता है, चेंज का मतलब है विकास हो रहा है ना। जो चीज पहले थी उस पर कुछ नया आ गया तो पुरानी क्या है, पीछे फ्लैशबैक में चली गई, फिर नया हो गया कुछ। जैसे कि सड़क बन रही है, क्या है, ईंट वाली सड़क है, ईंट वाली सड़क के ऊपर प्लास्टर कर दिया, फिर कहीं सड़क दिखी ईंट वाली, वो तो दब गई बेचारी, क्या है, नया वर्जन आ गया। तो क्या है, विकासात्मक है, डेवलपमेंटल है, विकास हो रहा है, ठीक है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड यू नॉट एग्री विद, यानी वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं, गलत बताना है। ए ऑप्शन है साइंस नॉलेज इज एब्सोल्यूट सर्टेन एंड एटर्नल, यानी वैज्ञानिक ज्ञान पूर्ण, निश्चित और शाश्वत होता है कि बदला नहीं जा सकता, जो एक बार बन गया वो फिक्स है। तो ऐसा है क्या। बी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी साइंटिफिक नॉलेज का कैसे डेवलप होता है कि इसके अंदर इमेजिनेशन, तर्क भी कल्पना शक्ति भी लगती है, रचनात्मकता भी आती है। ये क्या है, सोशल और कल्चरली एम्बेडेड है, यानी सोशली भी इन्वॉल्व है इसमें, कल्चरली भी इन्वॉल्व है। साइंटिफिक नॉलेज क्या है, थ्योरी लाइडन है कि थ्योरी पे भी बेस्ड है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि साइंस की जो नॉलेज है वो बिल्कुल फिक्स है, एब्सोल्यूट है, तो भाई ऐसा नहीं है, चेंज होती रहती है। कैसी है, टेंटेटिव है, ना ही एब्सोल्यूट है, ना ही सर्टेन है और ना ही एटर्नल है, ठीक है। कैसी है, एक्सपेंडिंग बॉडी है, एक्सपेंड हो रही है, टेंटेटिव है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट। प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में, साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री डिसिप्लिन इन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल कंसर्न, की विज्ञान को सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित एक मूल्य मुक्त अनुशासन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है साइंस शुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी विज्ञान को उसकी अनूठी विशेषताओं के साथ एक विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है लर्नर शुड बी फेमिलियराइज्ड विद वेरियस नेचुरल प्रोसेस, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। डी ऑप्शन है लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन प्रोसेसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। भाई प्रोसेस वैलिडिटी का यही तो मतलब है, हम अब तक पढ़ते आए हैं कि प्रोसेस वैलिडिटी का मतलब है कि बच्चों के अंदर क्या है, ये चीजें इन्वॉल्व करना या फिर बच्चों को शामिल करना, कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग बढ़े, क्या हो, ज्ञान का सृजन हो। तो ऐसे ही क्या है, ऐसी ही एक्टिविटीज करानी है कि बच्चों क्या है, साइंटिफिकली सोच सके, थिंकिंग उनकी डेवलप हो सके, इमेजिनेशन डेवलप हो सके। तो ये क्या है, प्रोसेस वैलिडिटी, यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक है।
शिक्षार्थियों को उन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक ज्ञान के सर्जन की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। Which among the following statement describe the relationship between science and technology? साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा एक अच्छा ऑप्शन है? टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस, यानी विज्ञान की तुलना में प्रौद्योगिकी एक अधिक रचनात्मक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है साइंस इज अ ब्रॉड एंडीवियर व्हाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक, कि साइंस क्या है एक व्यापक प्रयास है जबकि प्रौद्योगिक लक्ष्य उन्मुख और अक्सर स्थानीय विशिष्ट है। सी ऑप्शन है कि साइंस एक एंशिएंट एंटरप्राइज है लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है वो रिलेटिवली अभी रिसेंट में आई है। या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है और आइसोलेट है, एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल अलगाव में आगे बढ़ती हैं। तो भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है कि साइंस क्या है एक ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, बल्कि टेक्नोलॉजी क्या है गोल ओरिएंटेड है। साइंस क्या है एक्सपेरिमेंट्स रिसर्चेज होती रहती हैं साल साल भर, क्या है इसका कोई भी रिजल्ट फिक्स नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है इसका एक फिक्स क्राइटेरिया है। भाई टेक्नोलॉजी जैसे फोन है तो इसकी फिक्स है एज की 2 साल 3 साल चलेगा, लेकिन साइंस क्या है इसमें रिसर्चेज होते रहते हैं, इसका कोई भी रिजल्ट फिक्स नहीं है। भाई 1 साल पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने कोई भी रिसर्च करी और लास्ट में आके रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है कि पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, है ना। तो ये क्या है ब्रॉड एंडीवियर यानी व्यापक प्रयास है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है गोल ओरिएंटेड है, गोल इसका फिक्स है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भाई जिसने ये पूरी क्लास देखी होगी ना वो सारे कंसेप्ट में को निकल गया होगा, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास देख लेते हैं फिर अगर आप खुद भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ठीक होंगे। तो पूरी क्लास देखें, आपको मे बी फायदा ही मिलेगा, देखो मिलता ही है, और क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो होती ही है। तो आप ये सारे क्वेश्चन देखें, बाकी जो मैंने पहले क्वेश्चन इतने सारे कराए हुए हैं उन्हें देखें और साइंस की मैराथन देखें, तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इतना ज्यादा पेडागोजी इतनी हार्ड नहीं आती है, साइंस की पेडागोजी में लिमिटेड टॉपिक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में है या सेमेस्टर वाइज है या फिर सेकंड ईयर में है, वो बीएड के चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें। कॉलेज विद बीएड के कॉलेज विद भावना के नाम से है, मैंने लिंक भी दिया हुआ है और अदर चैनल में डाला भी हुआ है। ठीक है, एक बात ये हुई क्योंकि अब वहां थ्योरी, अब सीटेट का पेपर हो जाएगा तो थ्योरी में सारी कराऊंगी बीएड की, तो बीएड वाले बच्चों को वहां पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आगे आगे फिर एमएड की भी क्लासेस चलेंगी जो एमएड एस्पिरेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दें, और सभी लोग शेयर किया करें। देखो जितने लोग भी देखते हैं, अगर 10-10 लोगों को भी शेयर करेंगे तो कितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, पैनिक मत होइएगा। ठीक है, बाय बाय।